तो हाय एवरीवन, कैसे हो सभी के सभी। मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया और आज एक नया लेक्चर, एक बड़ा ही सिंपल लेक्चर को लेकर आ गया हूं जिस चैप्टर का नाम है हेरिडिटी। अच्छा एक बात बताओ, कितने यहां पर स्टूडेंट्स हैं जो कि ये सोचते हैं, मतलब तुम्हारे दिमाग के अंदर ऐसा थॉट आता है कि यार आपके आंखों का कलर ब्लैक या फिर ब्राउन क्यों है। आपने देखा होगा कुछ लोगों की आंखों का कलर ब्राउन होता है, किसी का ब्लैक होता है, किसी का ब्लू भी होता है। ऐसा क्यों? हमारे बालों का कलर ब्लैक क्यों है, जबकि आपने देखा होगा कुछ लोगों के बालों का कलर ब्राउन भी होता है। ऐसा क्यों? कुछ लोगों की हाइट बड़ी होती है, कुछ की छोटी होती है। ऐसा क्यों? इन सभी सवालों के जवाब आपको आज मिलने वाले हैं। कहां पर? हमारे प्यारे से नन्हे मुन्ने चैप्टर के अंदर, हेरिडिटी। बहुत सिंपल चैप्टर है। पहले इस चैप्टर का नाम था हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। अब वो जो एवोल्यूशन वाला पार्ट है वो हटा दिया गया है, केवल और केवल आपका हेरिडिटी का सिंपल 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 पार्ट आ रहा होता है। तो सभी के सभी पहले तो जुड़ जाओ और इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ फटाफट से भेज दो और बता दो क्या कि प्रशांत भैया ने वादा करा था। वादा था कि भाई लेक्चर्स करवाएंगे और प्रशांत भैया फिर आ गए हैं लेक्चर्स को लेकर, है ना, फिर आ गए हैं लेक्चर्स को लेकर। तो जो वादा करा है वो वादा मैं जरूर निभाऊंगा। मैं तुम्हारे उस एक्स की तरह नहीं हूं जो कि वादा नहीं निभाऊंगा, मैं तुम्हारे सारे वादों को जरूर निभाऊंगा। सबसे पहले एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर अपना जोश मीटर भैया 100 में से कमेंट कर दें फटाफट से। आज तो बड़े दिनों बाद हमारी YouTube पे मुलाकात हो रही है ना। बैचेस के अंदर तो क्लास चलती रहती है, बट यहां पर बहुत समय बाद मुलाकात हो रही है। तो आई होप कि आज तो सबका जोश यहां पर होना चाहिए, है ना। 100 में से 1000, 2000, 10,000, 5,000, इससे कम तो नहीं चलेगा, इससे कम में मजा नहीं आएगा। चलिए सिंपल चैप्टर है, जल्दी से फटाफट से शुरुआत करेंगे। इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या चीजों को पढ़ना है वो हम देखते हैं। पहली चीज, हेरिडिटी होता क्या है। सबसे सिंपल चीज कि भैया हेरिडिटी है क्या, ये भी पढ़ लेंगे। व्हाट इज हेरिडिटी। उसके अलावा क्या है, कौन है भैया ये फादर ऑफ जेनेटिक्स है। भैया फादर, हमारे फादर तो हम जानते हैं, बट ये फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन आ गया यार, ये कौन महापुरुष हैं, इनके बारे में पढ़ लेंगे। कुछ टर्म्स भी पढ़ेंगे, बहुत जरूरी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद मेंडल जो थे, मेंडल जी ने क्या क्या चीजों के बारे में एक्सपेरिमेंट करा, क्या उन्होंने निकाला, बहुत नई नई बहुत अजीब अजीब सी चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं, बट बहुत आसान तरीके से पढ़ने वाले हैं। आज मैं गारंटी से आपको बोल देता हूं, इस लेक्चर को, इस 1 से 1.5 घंटे के लेक्चर को अगर आपने पूरा देखा, अगर आपने सारी चीजों को सुना, और ये नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। आपने एक बार नोट्स को रिवाइज कर लिया, लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊंगा, अगर आपने इतना कर लिया, इस चैप्टर में कोई समस्या नहीं आने वाली। उसके बाद आपका क्या फर्ज है, आपका फर्ज है कि आप थोड़े बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो। अब बस उतना काम कर लेना। अगर आप उतना कर लोगे, एक चैप्टर, ये जो चैप्टर है इसका कोई भी सवाल उठ के आ जाए, आप यू बना दोगे, यू बना दोगे। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं, मस्त तरीके से पढ़ेंगे, प्यारे तरीके से पढ़ेंगे, जोश हाई के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब ये जो चैप्टर है ना, उसकी शुरुआत होती है हमारे हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस वाले चैप्टर से। अब यहां पर हमारे महान पुरुष होंगे जो कि बोलेंगे भैया यार हमने तो चैप्टर पढ़ा ही नहीं, ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं वो वाला चैप्टर हमने नहीं पढ़ा। तो देखो, अगर आपने नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं है, पहले बता देता हूं, अगर तुम एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है, फिर भी आपको ये चैप्टर समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट हाँ, यूट्यूब पे अभी तक रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर मैंने नहीं पढ़ा है। अगर आपको उस चैप्टर को पढ़ना है तो कमेंट में लिख देना कि भैया वो चैप्टर पढ़ा दो, मैं कुछ दिनों के अंदर उसका भी एक लेक्चर आपके लिए ला दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अगर आपने रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ा है तो उसके कुछ बेसिक टर्म्स आपको आने चाहिए, तब जाकर ये चैप्टर आपको ढंग से समझ आएगा। बेसिक टर्म्स समझा देता हूं 5 मिनट के अंदर, कोई बड़े टर्म्स नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है ना। देखो साइंस इतना प्यारा सब्जेक्ट है, इतना आसान सब्जेक्ट है, उसमें तुम डरते क्यों हो, मुझे तो यही समझ नहीं आता। आधे बच्चों के अलग अलग रखे हैं कि भैया डर लगता है, किसमें भैया, बायोलॉजी में। क्यों भैया, याद करना पड़ता है। अरे तुम गलत तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, तरीका तुम्हें समझाता हूं। देखो, रिप्रोडक्शन का एक कॉन्सेप्ट होता था वेरिएशन, एक कॉन्सेप्ट होता था वेरिएशन। वेरिएशन मतलब कि जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होते हैं ना, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो, उनके अंदर वेरिएशन आते हैं। मतलब यह है, क्या तुम अपने पापा मम्मी जैसे एकदम सेम दिखते हो क्या? क्या तुम्हारी शक्ल जैसी वैसे तुम्हारे पापा की शक्ल, वैसे तुम्हारी मम्मी की शक्ल, ऐसा है क्या? बिल्कुल सेम दिखते हो क्या? अरे नहीं यार, अरे नहीं यार, हमारे सबके फेसेस डिफरेंट हैं। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशंस आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स के चेंजेस बदल जाते हैं, बहुत सारे अलग अलग चेंजेस हो जाते हैं। अब तुम पूछोगे भैया वो चाइनीज लोग जो होते हैं ना, वो तो सब ऐसे ही दिखते हैं, उनकी ऐसी पतली पतली आंखें होती हैं, वो तो सब सेम दिखते हैं। अरे नहीं यार, उनमें भी चेंजेस होते हैं ना,
उन लोगों में भी चेंजेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एक दूसरे की फोटोकॉपी बन रहे हैं, नहीं, वहां पर भी चेंजेस होते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशन आता है। वेरिएशन क्यों आता है? इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, वो कॉन्सेप्ट समझ लो। आपका होता है डीएनए, आपका होता है भैया ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ये है मान लो मेरा डीएनए है ना, ये डीएनए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अब होता क्या है ना, जब रिप्रोडक्शन होता है तो डीएनए की कॉपी बनती है, डीएनए डुप्लीकेट कर जाता है। ये डीएनए क्या होता है, अपने आप को डबल कर लेता है, मतलब अपने आप को डबल 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 कर लेता है। बट एक कहावत आपने सुनी होगी कि भैया नकल में भी अकल चाहिए, है ना, कि भैया अगर हमें किसी की चीटिंग करनी है ना तो उसमें भी हमें दिमाग लगाना चाहिए कि हम उस बंदे की कॉपी में से चीटिंग कर रहे हैं जिसको आता हो। अगर तुम किसी बेवकूफ की कॉपी में से चीटिंग करोगे तो भैया फिर तो हो गया काम खत्म, है ना। उसी प्रकार से डीएनए हमारा बेचारा बेवकूफ, वो नकल तो कर रहा था, वो कॉपी तो कर रहा था, बट वहां पर बहुत सारे एरर्स आ रहे थे। एरर्स समझते हो, बहुत सारी गलतियां हो रही थी, जिसकी वजह से जब डीएनए डुप्लीकेशन होता है तो बहुत सारे एरर्स आ जाते हैं। जब एरर्स आते हैं तो क्या आता है, एरर्स की वजह से वेरिएशन आ जाते हैं, चेंजेस आ जाते हैं, चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था हमारा रिप्रोडक्शन का, जो कि आपको समझना था, बस इतना आपको समझना था इस चैप्टर के लिए। बाकी ये चैप्टर बिल्कुल अलग है, अगर आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम शुरू करते हैं हेरिडिटी से। भैया हेरिडिटी ये क्या है? अरे चैप्टर का नाम है, हेरिडिटी की डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले कि हेरिडिटी होता क्या है। तो हेरिडिटी क्या है? द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज नोन एज हेरिडिटी। अरे भैया कैरेक्टर्स का ट्रांसफर हो रहा है, कैरेक्टर्स का ट्रांसफर हो रहा है। एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ मुझे, तुम्हारा फेस बिल्कुल सेम नहीं है तुम्हारे पापा मम्मी जैसा, बट थोड़ा बहुत तो सेम है। आंखें सेम होंगी, थोड़ी बहुत नाक सेम होगी। ऐसा तो नहीं है ना कि तुम्हारे पापा मम्मी है इंडियन और तुम हो गया जैसे वो चाइना वालों की शक्ल होती है ना, ऐसी ऐसी आंखें वाले और वो अजीब सी शक्ल जो होती है, तुम्हारी शक्ल ऐसी तो नहीं है ना। तुम्हारे जैसे पेरेंट्स का फेस है वैसा ही तुम्हारा फेस है, हाँ है ना, हाँ है ना, है ना। इसका मतलब क्या है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक पहुंच जाते हैं, और उस प्रोसेस को हम बोल रहे होते हैं, क्या बोलते हैं, हेरिडिटी, जो कि आपके चैप्टर का नाम है। अगला देखते हैं, अगला है इनहेरिटेंस। अब ये जो हम प्रोसेस बोल रहे हैं ना, ये जो हम प्रोसेस बोल रहे हैं ना कि कैरेक्टरिस्टिक का एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर हो जाना, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाना, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। द प्रोसेस थ्रू विच कैरेक्टर्स पासेस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, ठीक है। जैसे तुम्हारे दादा दादी थे, उनसे कौन है, तुम्हारे पापा है, तुम्हारे पापा मम्मी से कौन है, तुम है ना। तो कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स जो है वो ट्रांसफर होते जा रहे हैं। तुम देखोगे कुछ ना कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होंगे जो कि तुम्हारे अंदर तुम्हारे दादा दादी जैसे सेम होंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता है इनहेरिटेंस। बताएं कोई समस्या, कोई दिक्कत? अरे हाँ या ना बोल यार। देखिए जोश यार, तू कम जोश के साथ मत आया कर, एक तो क्लास में मजा नहीं आता मेरे को पढ़ाने में, थोड़ा हाई रख, है ना। आसान चैप्टर है, सिंपल चैप्टर है, एक बार में ऐसा पढ़ेंगे कि किसी ने सोची नहीं होगी, है ना। आ जाओ अगला टॉपिक देखते हैं, ट्रेड्स। अरे भैया ट्रेड्स क्या होते हैं, ट्रेड्स क्या होते हैं? देखो ट्रेड्स कोई नई चीज नहीं है, ट्रेड्स बहुत सिंपल चीज है। हम बोल रहे थे ना अभी तक कैरेक्टरिस्टिक्स, एक ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि आपके पेरेंट्स से आप में आ गए, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को साइंटिफिक टर्म में हम बोल लेते हैं ट्रेड्स। ट्रेड्स, तो ट्रेड्स क्या होते हैं? Traits are the characteristic features of an organism present in physical form that is visible or in psychological form। समझते हैं, जैसे कि आपने कभी नोट करा हो तो आपकी आंखें ब्राउन हैं, क्यों? क्योंकि आपके पेरेंट्स, आपके दादा दादी सबकी आंखें ब्राउन होंगी। आपकी आंखें ब्लैक हैं तो आपके दादा दादी सबकी जो आंखें हैं वो ब्लैक होंगी। कुछ लोगों की आंखें ब्लू होती हैं, है ना, कुछ लोगों की आंखें ब्लू होती हैं। वो क्यों होती हैं? क्योंकि उनके जो पेरेंट्स होते हैं ना, उनकी भी आंखें शायद ब्लू हैं, जिसकी वजह से उनकी भी आंखें क्या होगी, ब्लू होगी। ठीक है, तो ट्रेट क्या होता है? ट्रेट होता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि एक ह्यूमन बॉडी या फिर एक एनिमल या फिर एक प्लांट के अंदर पाया जाता है। अब ट्रेट्स होते हैं दो प्रकार के, ध्यान से समझना, यहां पर स्टार मार्क कर लो, 2 बार ये सवाल पूछा गया है प्रीवियस ईयर के अंदर, एक्वायर्ड ट्रेट्स वर्सेस इनहेरिटेड ट्रेट्स। बताएं, एक्वायर्ड ट्रेट्स, इनहेरिटेड ट्रेट्स, कुछ नया नहीं है, कुछ डिफरेंट नहीं है। अरे एक बार में समझ जाएंगे कैसे। एक्वायर्ड ट्रेट्स, एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है? हमारे अंदर आए हुए ट्रेट्स। इनहेरिटेड ट्रेट का मतलब क्या होता है? वो ट्रेट्स जो कि बचपन से हमारे अंदर है। जैसे कि बचपन से क्या है आपके अंदर, कुछ एग्जांपल लेते हैं। बचपन से क्या है कि आपके जो बालों का कलर है ना वो ब्लैक है, ये क्या है? ये आपके इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं जो कि आपको आपके पेरेंट्स से मिले हैं और ये आपके अंदर हैं बचपन से। बट
एक्वायर्ड ट्रेड्स कौन से होते हैं? जैसे कि आपको यार बहुत ज्यादा गुस्सा आता है ना, आप तो वो क्लास का गुंडा होता है ना जिसको यार थोड़ी सी भी बात हो गई, किसी ने बोल दिया तू तो बेवकूफ है, तुम अचानक से तुम्हें गुस्सा आ जाता है, तुम लड़ने के लिए तैयार हो जाते हो, वो क्या है? वो तुम्हारे एक्वायर्ड ट्रेड्स हैं, जो कि तुम्हारे अंदर आए हैं, तुम्हारे पेरेंट्स से आए हैं, ये जरूरी नहीं है, तुमने खुद ने उन ट्रेड्स को अपने अंदर लाया है। किस वजह से? जो तुम्हारी लाइफस्टाइल है। इसका एक और एग्जांपल है, कुछ बच्चे यहां पर मोटे होंगे बहुत ज्यादा, कुछ पतले होंगे, है ना, तो ये क्यों है? क्या ये हमें अपने पेरेंट्स से मिला है? नहीं, ये इसलिए मिला है क्योंकि हम बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाते होंगे, हम बाहर का खाना खाते होंगे। तो ये क्या है? ये सारे हैं मेरे एक्वायर्ड ट्रेड्स। इनहेरिटेड ट्रेड्स कौन से होते हैं? जो कि पेरेंट्स से मिलते हैं। एक्वायर्ड ट्रेड्स जो हमारे खुद के डेवलप करे होते हैं। उसके अलावा इनका एक डिफरेंस है, ये डिफरेंस बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से सुन लेना, बहुत ध्यान से मार्क कर लेना, इस पे बहुत बार सवाल पूछा जाता है, ठीक है। उसके अलावा क्या है? दे आर रिजल्ट ऑफ चेंजेस इन नॉन रिप्रोडक्टिव इश्यूज, मतलब जो आपके एक्वायर्ड ट्रेड्स हैं, क्या उसका रिप्रोडक्शन से कोई संबंध है? नहीं, बट यहां पर रिप्रोडक्शन से संबंध है। तो ये जो इनहेरिटेड ट्रेड्स आते हैं ना, ये क्यों आते हैं? ये डीएनए की वजह से आते हैं, डीएनए की वजह से आते हैं ना। अभी हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन के अंदर क्या हो रहा था, डीएनए की कॉपी हो रही थी, हाँ, तो वही जब डीएनए की कॉपी होती है उसकी वजह से जो ट्रेड्स आते हैं वो हम बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेड्स। उसके अलावा क्या होते हैं? दे कैन नॉट बी पास्ड ऑन टू दी प्रोजेनी। प्रोजेनी क्या होती है भैया? प्रोजेनी क्या होती है बताएं? प्रोजेनी होती है नेक्स्ट जनरेशन। क्या होती है? नेक्स्ट जनरेशन। तो जो एक्वायर्ड ट्रेड्स है ना, अरे अब तुम यार तुम मान लो आज मैंने बना ली बॉडी है, मेरे बन गए 6 एप्स, वो जो भी होता है, और मैंने बना लिया ये अपना सलमान खान वाला ऐसा डोले वोले बना लिए। अब कल को मेरा कोई बच्चा होगा, ठीक है, तो क्या उसकी भी बॉडी होगी? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। तो वो जो ट्रेड था बॉडी वाला, वो मेरा एक्वायर्ड ट्रेड है। तो एक्वायर्ड ट्रेड कभी भी नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं होता, जबकि इनहेरिटेड ट्रेड्स जो होते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में पास होते हैं। क्लियर? अरे हाँ या ना बोल यार, अरे फटाफट बोल दे भाई, क्या आ गया? आ गया क्लियर? चल आजा आगे बढ़ते हैं। ये थी हमारी यहां तक की कहानी। अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट शब्द, एक ऐसा शब्द जिसपे पूरा का पूरा चैप्टर चल रहा है, इसका नाम है जीन। ये आपकी वो जीन्स नहीं है जो कि आप पहन के घूमते हो, वो जीन्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहां पर बात कर रहा हूं जीन्स। अब सुनो, जीन क्या होता है? जीन आर द यूनिट ऑफ हेरिडिटी विच ट्रांसफर्स कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। मतलब एक टेबल आपको दिखाता हूं, वो टेबल अगर आपने समझ ली ना बेटा, तो आपकी तो मतलब जिंदगी जिंगल आला हो जाएगी, है ना, जिंदगी एक नंबर हो जाएगी। टेबल समझो, ये मेरा बेचारा सेल है। कौन है ये मेरा सेल है। ये वैसे टेबल ना आपने 9th क्लास में पढ़ी थी। ओहो हो, मैं तो भूल गया, 9th क्लास में तो आपने पढ़ाई नहीं करी थी। कोई बात नहीं, आ जाओ। देखो सेल है, सेल के अंदर बेटा होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का जो पार्ट होता है वो क्या बोलते हैं हम? डीएनए। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसके बारे में अभी हमने बात करी। अब डीएनए का एक ऐसा पोर्शन जो कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करेगा। फिर से बोलता हूं, जो कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करेगा, उसको हम बोलते हैं जीन। मतलब जीन क्या है? डीएनए का एक पार्ट है, डीएनए का एक पार्ट है, और एक इस प्रकार का पार्ट है जिसका काम क्या है? काम है ट्रेड्स को, कैरेक्टरिस्टिक्स को पेरेंट से कहां पर पहुंचाना? बच्चे के अंदर पहुंचाना। ये टेबल बड़ी अच्छी है, अगर आप ये टेबल समझ गए तो इसका मतलब है आप ये समझ गए कि जीन क्या होता है? पार्ट ऑफ डीएनए। तो यहां पर हमने कुछ डेफिनेशंस लिख रखी हैं, आप देख सकते हो। जीन्स आर द यूनिट ऑफ हेरिडिटी विच ट्रांसफर्स कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। याद रखेंगे जीन क्या होता है। जीन की डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत सिंपल चीज है, याद रखेंगे। सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर क्या? जीन। ठीक है, क्लियर? अरे हाँ या ना, जीन क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं, आ जाइए। अब अगला अपना क्या है? एलील। अच्छा, एलील जो है इसको हम बाद में समझेंगे ना, एलील थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एलील के अंदर, इसको हम आगे समझते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे मेंडल जी की। ये मेंटल नहीं थे बेटा, ये मेंटल नहीं थे, इनका नाम मेंडल था, है ना, एकदम सब। अभी आपको वॉइस में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? वॉइस नहीं, वॉइस में कोई इशू नहीं है बेटा, वॉइस में कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ देखो, मेंडल जी कौन है? ये थे फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स। इस पे ना पता है तुम्हें, बड़ी एक ताज्जुब की बात बताता हूं तुम्हें, इस पे भी सवाल पूछ लेता है सीबीएसई या फिर कोई भी आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो। हु वॉज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? बताओ। अरे मेंडल जी हमारे, है ना, नाम याद रखेंगे मेंडल, है ना, पूरा नाम भी आप याद कर सकते हो, बट अगर आप मेंडल याद रखोगे तो ना भी बहुत है। अब मेंडल जी तो है ना, वो बड़े ही होशियार थे, है ना, और थोड़े बहुत मेंटल भी थे।
तो मेंडल जी के मन में एक दिन थॉट आया, मेंडल जी ने बोला यार एक बात बताओ, एक लड़का है ना, उस लड़के की आंखें जो है वो ब्राउन है। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। मेंडल जी एक दिन सड़कों पे घूम रहे थे और मेंडल जी ने देखा, ये अपने मेंडल जी है ना, मेंडल जी ने देखा एक लड़का, लड़के की आंखें क्या थी, आंखें थी इसकी ब्राउन ब्राउन। मेंडल जी ने बोला अच्छा इसकी आंखें ब्राउन है। अब मेंडल जी ने देखा इसके पेरेंट्स को, मेंडल जी ने देखा इसके पेरेंट्स को। जब मेंडल जी ने इसके पेरेंट्स को देखा तो जो इसकी मदर थी उनकी आंखें थी ब्राउन, बट जो इसके फादर थे उनकी आंखें थी क्या, उनकी आंखें थी ब्लू, उनकी आंखें थी ब्लू। अब मेंडल जी को यह समझ नहीं आया, मेंडल जी ने बोला यार ये क्या प्रॉब्लम है, मतलब पेरेंट्स की आंखें एक की ब्राउन एक की ब्लू और बच्चे की आंख ब्राउन, ये कैसे हो रहा है, कुछ तो यहां पर लफड़ा है, किसने यहां पर प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को पता लगाना पड़ेगा। तो मेंडल जी के क्या हुआ, मन में एक थॉट आया, उन्होंने बोला कि यार अगर मैं इंसानों पे एक्सपेरिमेंट करूंगा तो मुझे जेल भी हो सकती है, और उसके साथ साथ मैं इंसानों पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं ज्यादा जिंदा तो जीऊंगा नहीं। मेंडल जी कितने साल जिंदा जी सकते हैं, 80 साल, 80 ईयर्स। अब 80 ईयर्स के अंदर वो कितने ही एक्सपेरिमेंट कर पाते बेचारे। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक प्लांट को पकड़ा, उन्होंने एक पकड़ा प्लांट को। प्लांट कौन सा है, पी प्लांट। बेटा कौन सा प्लांट है, पी प्लांट। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, पाइसम सटायम, याद रखेंगे, पाइसम सटायम इसका क्या होता है, इसका होता है साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम बहुत बार पूछा जाता है अपने पी प्लांट का, तो पी प्लांट का साइंटिफिक नेम हमें याद रखना पड़ेगा, पाइसम सटायम, ठीक है। अब इन्होंने देखा पी प्लांट को और इन्होंने पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना कर दिया शुरू, है ना। अब भाई मैंने पूछा मेंडल जी से जाके कि मैंने बोला यार मेंडल जी एक बात तो बताओ कि आपने सिर्फ ये पी प्लांट को क्यों लिया, आप चाहते तो आप ये आम का पेड़ भी ले सकते थे, आप ये एप्पल का पेड़ भी ले सकते थे, बट आपने ये पी प्लांट क्यों पकड़ा। तो मेंडल जी ने बताया क्योंकि पी प्लांट बहुत ज्यादा यूनिक है। यूनिक क्यों है, देखते हैं कुछ पॉइंट। सबसे पहली चीज टू स्टडी जेनेटिक्स मेंडल चूज टू वर्क विद पी प्लांट बिकॉज दे हैव इजीली आइडेंटिफाइबल ट्रेट्स। मतलब मेंडल जी ने बोला कि यार देख ये जो अपना पी प्लांट है ना, इसके जो ट्रेट्स होते हैं ना वो बहुत आसानी से हम देख सकते हैं कि एक पौधा बड़ा होता है, एक छोटा होता है, एक के जो पीस होते हैं वो राउंड होते हैं, एक के रिंकल्ड होते हैं। तो इसके जो ट्रेट्स है ना बड़े आसानी से देख सकते हैं, तो बहुत इजीली आइडेंटिफाइल है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा क्या है कि फर्दर मोर पी प्लांट ग्रो क्विकली। अरे भैया बहुत जल्दी उग जाता है यार, ये बहुत जल्दी उग जाता है। अब आम का पेड़ है, आम का पेड़ तो इतना समय लगाएगा यार, एप्पल का पेड़ इतना समय लगाएगा, इतना टाइम मेरे पे है ही नहीं। तो ये जो पी प्लांट होता है बहुत जल्दी उगता है, तो इस वजह से इन्होंने इसको चूज करा। उसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज, मेंडल ऑल्सो यूज पी प्लांट बिकॉज दे कैन ईदर सेल्फ पॉलिनेटेड और क्रॉस पॉलिनेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर स्टार मार्क कर लेना। रिप्रोडक्शन के अंदर हमने पढ़ा था कि क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है और सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है। अगर आपको नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना पॉइंट याद कर लो कि जो अपना पी प्लांट होता है ना वो दोनों परफॉर्म कर सकता है, वो क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकता है, वो सेल्फ पॉलिनेशन भी कर सकता है। ये 3 पॉइंट्स थे जिस वजह से मेंडल जी ने बोला कि भैया हम तो पी प्लांट ही लेंगे, ठीक है, हम तो पी प्लांट ही लेंगे। हमने कहा बात तो सही है यार, पी प्लांट बड़ा बढ़िया है कि जल्दी भी उग जाता है, ट्रेड्स भी आइडेंटिफाइल है, और उसके अलावा क्या है, उसके अलावा क्या है कि सेल्फ पॉलिनेशन भी कर लेता है, क्रॉस पॉलिनेशन भी कर लेता है, बढ़िया चीज है, ठीक है। तो अब उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे, एक्सपेरिमेंट्स की मदद से उन्होंने 3 लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए। अब उन 3 लॉ को हमें समझना पड़ेगा, बट उसको समझने से पहले हमें कुछ टर्म्स को समझना पड़ेगा, है ना, कुछ ऐसी टर्म्स जो कि बार बार हम यूज करेंगे। अगर आपने वो टर्म्स नहीं समझी तो आपको फिर भैया कुछ भी समझ नहीं आने वाला, ठीक है। बट उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो मेंडल जी थे ना, जो बोल रहे थे ना कि पी प्लांट जो होता है ना उसके जो ट्रेड्स होते हैं वो बड़े आइडेंटिफाइल होते हैं। अब हमने पूछा कि यार कैसे, तो उन्होंने दिखाए कि देखो ध्यान से देखो, जैसे कि आप देख सकते हो जो उसका कलर ऑफ फ्लावर होता है ना, या तो वो पर्पल होता है या तो वो व्हाइट होता है। उसकी जो फ्लावर की पोजीशन होती है या तो वो एक्सियल होती है या तो वो टर्मिनल होती है। उसका जो सीड कलर होता है या तो येलो होता है या तो ग्रीन होता है। उसके अलावा उसकी जो सीड शेप होती है वो या तो राउंड होता है या तो रिंकल्ड होता है। उसके अलावा उसकी जो हाइट होती है या तो वो टॉलर होता है या तो वो ड्वार्फ होता है। तो इस प्रकार से इसके 7 कैरेक्टरिस्टिक्स आपके सामने लिखे हुए हैं। ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स को एक बार देखकर जाना एग्जाम से पहले, क्योंकि डायरेक्टली सवाल नहीं आता बट इनडायरेक्टली आता है। आगे दिखाऊंगा इनडायरेक्टली कैसे आता है। अब यहां पर बड़ी एक गौर फरमाने वाली चीज है, गौर फरमाओ। यहां पर लिखा है डोमिनेंट ट्रेट, यहां पर लिखा है रिसेसिव ट्रेट। ये क्या होता है, ये क्या होता है समझे। देखो इमेजिन करो चिंटू लाल को वापस लाया जाए, भाई हमारे फेमस चिंटू लाल को वापस लाया जाए। आए चिंटू लाल जी आ जाओ, ये हमारा चिंटू लाल, ये अपना मिंटू लाल, ठीक है। अब भाई चिंटू लाल बेचारा मेरा, ना उसके पास घर था ना उसके पास गाड़ी थी। आपने पुरानी कहानी के अंदर सुना होगा
ना उसके पास घर था, ना उसके पास गाड़ी थी, ना उसके पास बॉडी थी। चिंटू लाल बेचारा विदाउट बॉडी और ना इसके पास कुछ है। अब मिंटू लाल के पास घर भी है, गाड़ी भी है, और उसने भाई बॉडी भी बना ली है ना, उसने सलमान खान वाली बॉडी भी बना ली है। अब यहां पर थी महबूबा, यहां पर थी महबूबा, तो महबूबा किसके पास जाती है? महबूबा जाएगी ऑब्वियस सी बात है किसके पास? मिंटू लाल के पास। क्यों? क्योंकि भाई मिंटू लाल के पास बॉडी भी है, गाड़ी भी है, घर भी है, पैसा भी है, ऑब्वियस सी बात है किसके पास जाएगी? मिंटू लाल के पास। अब आप ध्यान से समझना, चिंटू लाल और मिंटू लाल के अंदर कौन सा रिसेसिव है, कौन सा डोमिनेंट है, किसने किसको डोमिनेट करा? मतलब मिंटू लाल जो है, क्या वो हमारा डोमिनेंट है? क्या वो हमारा डोमिनेंट है यहां पर? हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो फटाफट से। और चिंटू लाल जो है, क्या वो मेरा रिसेसिव है? मतलब डोमिनेंट, डोमिनेंट वो होते हैं जो कि स्ट्रॉन्गर होते हैं, ताकतवर होते हैं। रिसेसिव कौन होते हैं? रिसेसिव हमारा बेचारा चिंटू लाल, तो कि ताकतवर नहीं है ना। अगली कहानी के अंदर चिंटू लाल को ताकतवर बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, कमेंट में लिख देना कि सैड फॉर जस्टिस फॉर चिंटू लाल। अब आप समझ गए डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है। अब हमने एक टेबल देखी थी, उस टेबल के अंदर आप ध्यान से देखो तो जो कुछ ट्रेड्स होते हैं ना, वो कुछ ट्रेड्स तो डोमिनेंट होते हैं, कुछ रिसेसिव होते हैं। जैसे कि पी प्लांट के अंदर अगर आप गौर फरमाओगे तो आप देख पाओगे जो फ्लावर का कलर है ना, पर्पल फ्लावर डोमिनेंट है, जबकि व्हाइट फ्लावर रिसेसिव है। मतलब पर्पल फ्लावर का जो जीन है ना, वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, जबकि जो व्हाइट वाला है उसका जीन बहुत ज्यादा वीक है, तो डोमिनेंट कौन से होते हैं? जो स्ट्रॉन्गर होते हैं, ताकतवर होते हैं। रिसेसिव कौन से होते हैं? जो बेचारे वीक होते हैं। समझ गए डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट क्या होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब कुछ हमें चीजों के बारे में समझना पड़ेगा, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझना पड़ेगा। अगर आपने इन इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझा बेटा, उसके बाद तो आपकी जिंदगी जिंगालाला हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके बाद हम मेंडल का एक्सपेरिमेंट पूरी तरीके से समझ जाएंगे, है ना। क्योंकि टर्म्स हमें पहले समझनी पड़ती हैं, कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं उसके बिना हम एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं सकते, है ना। चलिए एकदम क्लियर यहां तक, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम? बड़े डेफिनेशंस के ऊपर, और थोड़ा सा यार जोश वोश हाई रखा करो, है ना। ये कम एनर्जी के साथ मत आया करो। मुझे पता है थोड़ा ठंड वंड लगती है तुम्हें, तुम ठंड में अच्छी पढ़ाई नहीं होती, तुम नींद ले रहे हो तो क्या हो गया यार। यही समय, इस समय पर रगड़ दो, जी जान लगा दो, मेहनत लगा दो, क्योंकि ये समय यार वापस नहीं आएगा। ठीक है, ये समय वापस नहीं आएगा। आज से 1-2 साल बाद बैठ के तुम रिग्रेट करोगे कि यार काश उस समय पर पढ़ लेते, उससे अच्छा है अभी पढ़ लो। आ जाओ, देखो टर्म्स देखते हैं। पहली टर्म क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होता है? अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, इट अपीयर्स ड्यूरिंग अ सेल डिवीजन एंड कैरीज जीन्स। वो आप याद रखना, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर क्या था? क्रोमोसोम के अंदर था डीएनए, और डीएनए के अंदर क्या था? जीन। डीएनए के अंदर क्या था? जीन। तो जीन क्रोमोसोम तो आपको ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं। उसके आगे बढ़ते हैं। अब आता है अलील। ये जो अलील है ना, अलील, ये अलील बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। क्यों? अलील की डेफिनेशन देखते हैं। देखो अलील क्या है? डिफरेंट फॉर्म ऑफ गिवन जीन, डिफरेंट फॉर्म ऑफ गिवन जीन। आपको याद है, मान लो ये आपका क्या है? ये आपका था डीएनए। डीएनए का एक पार्ट, उसको हम क्या बोल रहे थे? उसको हम बोल रहे थे जीन, है ना, जीन, है ना। अब जीन का एक स्पेसिफिक पार्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं हमारा अलील। क्या बोलते हैं हम उसको? अलील। मतलब एग्जांपल से समझाता हूं, पी प्लांट का एग्जांपल ले लेते हैं। अरे भैया पी प्लांट के पास जीन्स होंगे, वो जीन्स को ट्रांसफर करेगा, है ना। जो उसके ऑफस्प्रिंग्स होंगे उसके अंदर वो जीन्स को ट्रांसफर करेगा। बट एक स्पेसिफिक जीन्स को पकड़ो, स्पेसिफिक जीन मतलब एक स्पेसिफिक ट्रेट को पकड़ो। जैसे कि एक ट्रेट था टॉल, एक ट्रेट था डॉर्फ, एक ट्रेट था कि भाई प्लांट का जो कलर है, जो उसका जो फ्लावर का कलर है वो पर्पल होगा। एक ट्रेट था कि उसके फ्लावर का जो कलर है वो क्या होगा? वो होगा आपका व्हाइट होगा। तो ये जो स्पेसिफिक ट्रेट्स है ना, इनका जो स्पेसिफिक जीन है ना, उसको हम बोलते हैं अलील। अलील क्या होता है? डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ गिवन जीन, मतलब एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ जीन, उसको हम बोलते हैं अलील। याद रखेंगे, अलील क्या होता है? एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ अ जीन, जीन का एक स्पेसिफिक फॉर्म। अब देखते हैं, जैसे कि जब भी हम बात कर रहे हैं कि हमारा पी प्लांट बड़ा है, टॉल है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बड़े वाले टी से, बड़े वाले टी से। तो ये जो टी है ना, ये टी क्या है? ये टी है अलील। ये क्या है? ये है अपना अलील। ठीक है, उसके अलावा अगर मेरा प्लांट डॉर्फ है, छोटा है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं छोटे वाले टी से। तो ये छोटे वाला टी क्या है? अलील ऑफ डॉर्फनेस। कि प्लांट छोटा है तो उसका अलील क्या होगा? उसका होगा स्मॉल टी। अच्छा एक चीज याद रखना, जो आपके डोमिनेंट ट्रेड्स होते हैं उनको हम हमेशा कैपिटल लेटर से मार्क करते हैं,
जो हमारे रिसेसिव ट्रेट्स होते हैं उनको हमेशा आप छोटे लेटर से मार्क करते हैं, इतना हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि ये क्या हो गया, ये अपना डोमिनेंट ट्रेट, और ये क्या हो गया, ये मेरा रिसेसिव ट्रेट, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अगला है फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या है? इट रेफर्स टू द ऑब्जर्वेबल फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द गिवन ऑर्गेनिज्म। जैसे कि तुम कैसे दिखते हो, तुम्हारी आंखें कैसी हैं, तुम्हारे बाल कैसे हैं, तुम्हारी हाइट कैसी है, वो क्या है, वो है तुम्हारा फिनोटाइप। एक प्लांट कैसा दिखता है वो है उसका फिनोटाइप। जैसे कि एक प्लांट लंबा है, टॉल है, वो क्या है उसका फिनोटाइप। एक प्लांट छोटा है, डॉर्फ है, वो क्या है उसका फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है? फिजिकल अपीयरेंस। अब देखते हैं जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है? जीनोटाइप इज अ जेनेटिक कोड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी फिनोटाइप। मतलब ये कोड है, ये एक जेनेटिक कोड है। जैसे कि एक कोड लिख रहा हूं, तुम खुद बताना, तुम खुद बताना, ठीक है। जैसे कि इमेजिन करो एक प्लांट है ना, एक प्लांट है। अब उसके पास एक चीज याद रखना, एक जो प्लांट होता है ना, उसके पास हमेशा वन पेयर, एक पेयर के अंदर होता है ना। उसके जो अलील होते हैं ना वो हमेशा पेयर के अंदर होते हैं। अब ध्यान से देखना, जैसे कि पहला अलील है टॉल, दूसरा अलील है टॉल। ये क्या है इसका? ये है इसका जीनोटाइप। ये क्या है इसका? जीनोटाइप। मतलब जीनोटाइप कुछ नहीं है, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अलील। कि भैया मैं अलील की मदद से अपने प्लांट को दिखा दूं, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा मेरा जीनोटाइप। जीनोटाइप एक प्रकार का कोड है। अब ये टी लिख दिया, टी और टी। पहला टी क्या बताता है? प्लांट विल बी टॉल। दूसरा टी क्या बताता है? प्लांट विल बी टॉल। तो इसका जीनोटाइप तो टी और टी है। अब अगर मैं पूछूं इसका फिनोटाइप क्या है, इसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा, तो इसका फिजिकल अपीयरेंस होगा टॉल, ठीक है। अब यहां पर मैं ये ले लेता हूं स्मॉल टी। इसका बताओ फटाफट, चैट के अंदर बताएंगे। इसका बताओ, इसका क्या होगा? अरे हाँ बोलो यार फटाफट, क्या होगा इसका? अरे इसका जीनोटाइप है टी, स्मॉल टी, और इसका फिनोटाइप क्या होगा? स्मॉल, मतलब डॉर्फ भी लिख सकते हो, स्मॉल भी लिख सकते हो, ठीक है। अब गेम आता है यहां पर। इमेजिन करो एक प्लांट है जिसका जीनोटाइप है बड़ा वाला टी और छोटा वाला टी। अब क्या होगा बताओ? अब क्या होगा? जब भी ऐसा कंडीशन बनती है तो हमें याद रखना है कि कौन सा प्लांट आपका क्या है? डोमिनेंट। डोमिनेंट रेट कौन सी है? डोमिनेंट रेट है भैया ये, डोमिनेंट रेट है ये। तो डोमिनेंट क्या करेगा? मिंटू लाल ने क्या करा? चिंटू लाल पे भारी पड़ गया। उसी प्रकार से डोमिनेंट रेट क्या होगी? जो आपकी रिसेसिव ट्रेट है उस पर भारी पड़ जाएगी। तो ये वाला जो प्लांट है ये भी टॉल ही होगा, ये भी टॉल ही होगा। याद रहेगा। जीनोटाइप, फिनोटाइप, अलील, तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर। अलील क्या होते हैं, जीनोटाइप क्या होते हैं, फिनोटाइप क्या होते हैं? कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं। अगली टर्म क्या है? होमोजाइगस। अगली टर्म है हेट्रोजाइगस। देखो होमोजाइगस क्या होता है? अगर हमारे अलील जो है वो सेम है, सेम टाइप ऑफ अलील है, तो वो क्या होगा? तो वो होगा हमारा क्या? होमोजाइगस। अगर डिफरेंट टाइप ऑफ अलील है तो वो होगा हेट्रोजाइगस। जैसे कि दिखा देता हूं, टी और टी, क्या इसके अंदर अलील सेम है? बड़ा टी अलील सेम है, ये क्या हो गया? होमोजाइगस। अब अगर मैं लिखूं टी और स्मॉल टी, क्या इसके अंदर अलील सेम है? नहीं है, अलील दोनों अलग अलग हैं। जब अलील हमारी अलग अलग होती हैं तो क्या होता है? तो हमारा हेट्रोजाइगस हो जाता है, ठीक है। होमोजाइगस क्या है? अलील सेम, हेट्रोजाइगस अलील एकदम अलग। समझ गए क्या? अरे हाँ या ना बोलते चलेंगे फटाफट से। जोश मीटर हाई रखो यार, ऐसे ऐसे कम नहीं होने देना है ना, कम नहीं होने देना, बढ़िया कम वगैरह होने ही नहीं देना हमें। चलिए आगे बढ़ा जाए। समझ गए होमोजाइगस क्या होता है, हेट्रोजाइगस क्या होता है? आगे बढ़ते हैं। अब अगली टर्म है F1 जनरेशन, अगली टर्म है F2 जनरेशन। देखते चलो। देखो अभी हम टर्म समझ रहे हैं बेटा। टर्म समझना क्या होता है ना, जब भी हम कुछ भी पढ़ते हैं ना, तो जैसे इमेजिन करो आज आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, तो इंग्लिश समझने के लिए आपको इंग्लिश के शब्द पता होने चाहिए ना, तभी तो आप इंग्लिश रीड कर पा रहे हो, हिंदी रीड कर पा रहे हो। अगर आपको शब्द ही नहीं आएंगे, वर्ड ही नहीं आएंगे, तो क्या आप रीड कर पाओगे? नहीं। उसी प्रकार से साइंस के कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जिनको पढ़ने के लिए हमें ना पहले बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, हमें यह पता होना चाहिए डेफिनेशंस क्या क्या होती हैं, टर्म्स क्या क्या होती हैं। तो वही टर्म्स हम पढ़ रहे हैं। देखो क्या है F1 जनरेशन। F1 जनरेशन क्या होता है? एक ऐसी जनरेशन जो कि पहली जनरेशन है रिजल्ट ऑफ क्रॉस फर्टिलाइजेशन। जैसे कि इमेजिन करो आप हो, है ना, नहीं आपके पापा हैं और आपकी मम्मी हैं, इन दोनों ने फर्टिलाइज करके आपको जन्म दिया, है ना, चिंटू लाल को जन्म दिया। तो ये क्या था? तुम क्या थे? तुम थे F1 जनरेशन। F1 जनरेशन, यहां पर क्या हुआ? क्रॉस फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है।
है ना। सिमिलरली प्लांट के केस में क्या होता है, जो पहली जनरेशन होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, क्रॉस फर्टिलाइज कराते हैं कि एक प्लांट लिया दूसरा प्लांट लिया, दोनों को क्रॉस फर्टिलाइज कराया और क्या हुआ, एक नया ऑफस्प्रिंग बना दिया, वो होती है F1 जनरेशन। F2 जनरेशन क्या होती है, जनरेशन प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सेल्फिंग और सेल्फ फर्टिलाइजेशन। अब एक F1 जनरेशन आ गई, ठीक है। अब मेरे पास एक प्लांट की F1 जनरेशन आ गई। अब मैं क्या करूंगा, इसको इसी से ही रिप्रोड्यूस करा दूंगा, सेल्फ रिप्रोडक्शन या फिर सेल्फ पॉलिनेशन में इसका करा दूंगा, है ना। ये जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है टर्म्स रिप्रोडक्शन के अंदर हम पढ़ रहे होते हैं, अगर ज्यादा ये दिमाग में नहीं घुस रहा है, अगर आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना समझते चलो, ठीक है। F1 और F1 क्या हो गया, क्रॉस मतलब सेल्फ पॉलिनेट हो गए। अब जब ये दोनों सेल्फ पॉलिनेट होते हैं तो अगली जनरेशन जो बनती है उसको हम बोलते हैं F2 जनरेशन। क्या F1 F2 क्लियर, हाँ है ना, बोलते चलेंगे, बोलो बोलो फटाफट बोलो, ठीक है। अब दो सिंपल टर्म्स और बच जाती हैं, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, बस आपको ऊपर से समझा देता हूं। हैप्लॉइड क्या होते हैं, ये वो सेल्स होते हैं जिसके अंदर क्या होते हैं, जो क्रोमोसोम है ना वो अकेले होते हैं, तन्हा होते हैं बेचारे, वो अकेले घूम रहे होते हैं, वो सेल कहलाते हैं मेरे हैप्लॉइड। और डिप्लॉइड क्या होते हैं, डिप्लॉइड वो वाले सेल होते हैं जिसके अंदर क्रोमोसोम पेयर्स के अंदर घूम रहे होते हैं, पेयर्स के अंदर जोड़ी बनाकर घूम रहे होते हैं, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं हैप्लॉइड, वो होते हैं डिप्लॉइड। जैसे कि तुम बेचारे अपने स्कूल के अंदर अकेले घूम रहे हो, स्कूल के अंदर वो होते हैं ना कुछ होते हैं, जैसे आपके सीनियर आपने देखे होंगे जो कि डिप्लॉइड पेयर बनाकर घूम रहे होंगे, है ना, समझने वाले समझ गए होंगे। तो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड इस प्रकार से होता है, क्लियर। हैप्लॉइड क्या होता है, जो सेल अकेला है, मतलब जो अपने क्रोमोसोम जो होते हैं सेल के वो अकेले हैं, डिप्लॉइड के अंदर पेयर बनाकर घूम रहे हैं। चलिए भैया आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर हमारी सारी की सारी डेफिनेशंस होती हैं खत्म, सारी की सारी डेफिनेशंस होती हैं खत्म। एक मिनट में पानी पी लूं, फिर उसके बाद मेंडल की बात करते हैं, आ जाए। हाँ जी आओ भाई, करें भाई शुरू। क्या कह रही है जनता, क्या कह रही है जनता, कर दें, आए भाई। अरे मेंडल ने क्या करा, अब मेंडल क्या कर रहा था, मेंडल आपको शुरू में कहानी मैंने बताई थी कि मेंडल जो था वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था, है ना। अब हमें वही देखना है कि मेंडल भैया ने क्या एक्सपेरिमेंट करे। तो मेंडल भैया ने क्या करा, मेंडल भैया ने दो एक्सपेरिमेंट करे, ठीक है। पहला एक्सपेरिमेंट क्या था, मेंडल भैया ने पकड़े पी प्लांट पकड़े, उन दोनों का फर्टिलाइजेशन कराया। अभी आपको समझा देते, देखो अभी आपको समझा देते हैं। पहला एक्सपेरिमेंट मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल जी ने बोला, पहला मोनोहाइब्रिड का मतलब समझ लो। मोनोहाइब्रिड का मतलब है कि हम सिर्फ एक ही ट्रेट के बारे में हम स्टडी करेंगे। ट्रेट क्या होता है बेटा, आप मत पूछ लेना ट्रेट क्या होता है, पता है तुम्हें ट्रेट क्या होता है, बोल, अरे बोल यार ट्रेट क्या होता था, याद आ रहा है, हाँ भैया थोड़ा बहुत आ रहा है, हाँ ट्रेट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, हाँ। तो इसके अंदर हम क्या है ना, सिर्फ एक ही ट्रेट के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं, वो क्या होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब मेंडल जी ने क्या हुआ, मेंडल जी ने दो पौधों को पकड़ा, एक पौधा पकड़ा पी प्लांट जो कि बड़ा था, टॉल था, और एक दूसरे पौधे को पकड़ा जो कि शॉर्ट था, ठीक है। हम यहां पर सिर्फ एक ही कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, मतलब मेंडल जी ने सिर्फ देखा कि यार मैं सिर्फ एक कैरेक्टर पे स्टडी करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ उनकी टॉलनेस पे स्टडी करूंगा कि प्लांट बड़ा कैसे होता है और प्लांट छोटे कैसे होते हैं, ठीक है। अब मेंडल ने एक प्लांट पकड़ा बड़ा, एक प्लांट पकड़ा छोटा, और उन दोनों को क्या करा दिया, उन दोनों को जो अपना फर्टिलाइजेशन होता है उस प्रोसेस से उन्होंने हाइब्रिड करा दिया। देखो अब ध्यान से देखना, जो आपका बड़ा प्लांट है, आई होप ये विजिबल है स्क्रीन के ऊपर, आई होप ये विजिबल है, बढ़िया। जो आपका बड़ा प्लांट है ना टॉल, उसका जीनोटाइप क्या है, उसके जीनोटाइप क्या है, उसका जीनोटाइप होता है टीटी, आपको बता रखा है टीटी, बड़ा टी, बताओ कोई दिक्कत, टीटी। और जो आपका स्मॉल है उसका क्या है, जो ड्वार्फ है उसका क्या, स्मॉल टी, ठीक है। अब इन दोनों का जब हमने फर्टिलाइज कराया तो क्या होगा, जब ये दोनों फर्टिलाइज करेंगे तो यहां से एक प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर समझ लो, यहां से ये टूट कर, ये दोनों सेम है, टी और टी सेम है, तो इन दोनों में से एक आ जाता है, टूट के एक आ जाता है, ठीक है, एक अलील आ जाता है, यहां से एक अलील आ जाता है, ये भी सेम है क्योंकि यहां से एक अलील आ गया, यहां से एक अलील आ गया। अब इन दोनों को फर्टिलाइज करा दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो अगला अपना क्या बन गया, टी और टी, बड़ा टी स्मॉल टी, बड़ा टी स्मॉल टी। ये क्या है, ये है मेरी F1 जनरेशन। प्लांट कैसा है, प्लांट है मेरा लॉन्ग, मतलब प्लांट मेरा देख लो बड़ा टी है, बड़ा टी क्या होता है, डोमिनेंट ट्रेट, डोमिनेंट ट्रेट मतलब क्या है, प्लांट है टॉल, ठीक है। एक मिनट भैया क्या हो गया, अरे क्या हो गया, टॉल, हाँ प्लांट आ गया मेरा टॉल, प्लांट आ गया बड़ा। अब मेंडल कंफ्यूज,
मेंडल कह रहा है यार ये क्या है यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मैंने एक छोटा प्लांट लिया, बड़ा प्लांट लिया, अब नया जो प्लांट आया वो बड़ा आ गया। मेंडल ने कहा ऐसा करता हूं कि इसको ना सेल्फ पॉलिनेट करा देता हूं, खुद से ही इसको क्या करा लेता हूं, हाइब्रिडाइज करा लेता हूं, खुद से ही करा लेता हूं, है ना। तो अब इसने क्या करा, इस टीटी को पकड़ा और इसको इसी से ही क्या करा दिया, सेल्फ पॉलिनेट करा दिया। ठीक है, अब सेल्फ पॉलिनेट कैसा होता है ध्यान से समझना। सेल्फ पॉलिनेट के लिए क्या होता है, एक बेसिक मल्टीप्लीकेशन जो आप मैथ में करते हो उस प्रकार से आप समझना। ये वाला जो टी है ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये वाला जो टी है ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। आप देखोगे तो 4 प्रकार के अलग अलग प्लांट्स बनने की प्रोबेबिलिटी हमारी बनती है ना, बेसिक प्रोबेबिलिटी मैथ के अंदर पढ़ते होगे। ठीक है, तो देखो टी को जो हमने टी से मल्टीप्लाई करा तो पहला पौधा हमारा बना टी और टी, ये पहले का जीनोटाइप। अब उसके बाद बड़े टी को स्मॉल टी से मल्टीप्लाई करा तो दूसरा हमारा बना ये है किसका, ये हमारा दूसरा जीनोटाइप। अब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया, टी टी, है ना। अब आखिरी वाला जब मैंने स्मॉल टी को स्मॉल टी से मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया, ये। तो ऐसे 4 प्रकार के पौधे बन के आ गए। अब अगर इन 4 पौधों को तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें एक चीज समझ आएगी कि देखो ये क्या होगा, बड़ा टी मतलब ये टॉल होगा, बड़ा टी छोटा टी क्या है, डोमिनेंट कौन है, टॉल होगा, हाँ है ना, ये भी टॉल होगा, बट ये जो है ये डॉर्फ होगा, ये स्मॉल होगा। अब मेंडल का तो भाई दिमाग ही खराब हो गया। मेंडल कह रहा है यार मैंने एक बड़ा प्लांट लिया, एक छोटा प्लांट लिया, दोनों को मैंने क्या करा, दोनों को क्रॉस ब्रीड कराया, उसके बाद क्या हुआ, एक बड़ा प्लांट आया। अब उस बड़े प्लांट को उसी से ही वापस से सेल्फ पॉलिनेट कराया, तो उसके बाद 3 बड़े प्लांट आ रहे, एक छोटा प्लांट। अब एक छोटा प्लांट कहां से आ गया, मेंडल बेचारा कंफ्यूज हो गया। मेंडल कह रहा है कि अच्छा ये थ्योरी होती है। मेंडल को फिर थोड़ी बहुत चीजें समझ आने लगी और इसके बाद मेंडल ने दिए 3 लॉज, उन 3 लॉज को हम अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बट क्या आपको यहां तक क्लियर है, ये था मेंडल का पहला एक्सपेरिमेंट। बताएं, मेंडल का ये था अपना पहला एक्सपेरिमेंट जिसको हम बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब इसके अंदर एक दो चीजें ध्यान से सुनना, जो सवाल आपके पूछे जाते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर फोनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, फोनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, मतलब कितने प्लांट हमारे टॉल हैं, कितने हमारे शॉर्ट हैं, क्या होता है वो रेशियो, 3 लॉन्ग है, एक हमारा शॉर्ट है, तो क्या हो गया 3:1। उसके अलावा जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, जीनोटाइपिक रेशियो अगर आप देखोगे तो जो बड़े टी हैं वो कितना है, 1, छोटे टी कितने हैं, 1, और जो बड़ा टी छोटा टी वो कितने, 2। तो रेशियो क्या होगा, 1:2:1। ये रेशियो पे डायरेक्टली सवाल बहुत बार पूछे गए हैं, इन रेशियो को याद करके जाना है। ठीक है, अरे भैया याद करके जाना है, बोल दिया एक बार तो करके जाना है। ठीक है, बताएं कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दुविधा, किसी चीज में कुछ समझ ना आ रहा हो बताएं। आ गया बेटा, बोलो, अरे बोले यार फटाफट से बोलकर। ठीक है, ये हमारा मोनो हाइब्रिड। अब मेंडल ने बोला कि यार मेंडल के पास मोटिवेशन था, तुम्हारे प्रशांत भैया की मोटिवेशनल वीडियो देख के गया था मेंडल। तो मेंडल ने बोला कि भाई अब मैं रुकूंगा नहीं, थमूंगा नहीं, हार नहीं मानूंगा, अब मैं क्या करूंगा, मैं एक और एक्सपेरिमेंट करूंगा। तो मेंडल ने क्या करा, मेंडल ने बोला अब मैं डाई हाइब्रिड क्रॉस करूंगा। डाई हाइब्रिड का मतलब क्या है, अब वो सिर्फ एक कैरेक्टर को नहीं पढ़ेगा, अब वो सिर्फ एक ट्रेट को नहीं पढ़ेगा, अब वो एक साथ 2 ट्रेट्स को स्टडी करेगा, 2 कैरेक्टर्स को स्टडी करेगा। ठीक है, अब वो एक साथ क्या कर रहा है, 2 कैरेक्टर्स को स्टडी कर रहा है। मतलब उसने ध्यान से देखना, पेरेंट जनरेशन यहां पर क्या है, उसने क्या करा, ये जो बड़ा वाला आपको वाई दिख रहा है ना, बड़े वाले वाई का मतलब है क्या, येलो। ठीक है, येलो कलर का जो आपका सीड होता है वो येलो कलर का आपका पी, और जो आपको स्मॉल वाई दिख रहा है वो है ग्रीन कलर का, है ना। आपको ना मैंने शुरू में एक टेबल दिखाई थी याद करो, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपका येलो कलर होता है वो इधर क्या होता है, डोमिनेंट, ग्रीन कलर क्या होता है, रिसेसिव। डोमिनेंट को हम बड़े से रिप्रेजेंट करते हैं, रिसेसिव को हम छोटे वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वाई और वाई। और ये जो बड़ा आई आर है यह है राउंड के लिए, और जो आपका छोटा आर है वो है क्या, रिंकल्ड के लिए मतलब टेढ़े मेढ़े जो आपके होते हैं वो रिंकल्ड के लिए। तो आर क्या है, बड़ा वाला आर है डोमिनेंट, यह है रिसेसिव। ठीक है, अब मेंडल ने बोला सॉरी गला थोड़ा, मेंडल ने बोला कि देखो मैंने एक कैरेक्टर को पढ़ लिया, अब मैं 102 कैरेक्टर पढ़ूंगा। अब उसने क्या करा, एक पेरेंट लिया। ठीक है, पेरेंट क्या लिया, पहला पेरेंट लिया जो कि जिसका जो पी है वो कैसा है, वो है येलो कलर का और राउंड, YYRR। आई होप ये क्लियर है, YYRR। और दूसरा उसने ऐसा लिया जिसके जो जीनोटाइप है वो है स्मॉल y स्मॉल r, मतलब ग्रीन कलर और रिंकल्ड। अब ये क्या कर रहा है, 2 कैरेक्टर्स को एक साथ पढ़ रहा है। अब
इन्होंने दोनों को क्या कराया, क्रॉस ब्रीड कराया और क्या करा, F1 जनरेशन निकाली, F1 जनरेशन निकाली। ये हमारी F1 जनरेशन, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब यहां से एक Y आ गया, यहां से एक Y आ गया, इन दो R में से एक R आ गया, सेम ही तो प्रोसेस है। पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हमारे T और T थे, तो एक T निकाल रहे थे, स्मॉल t से एक T निकाल रहे थे, वही सेम प्रोसेस है। यहां से मैं क्या कर रहा हूं, एक Y निकाल रहा हूं, एक R निकाल रहा हूं, यहां से मैं क्या कर रहा हूं, एक Y निकाल रहा हूं, एक R निकाल रहा हूं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, Y Y R R, Y Y R R। अब आपको पता है कि बड़ा वाला Y क्या है, डोमिनेंट, बड़ा वाला R क्या है, डोमिनेंट। तो मतलब आपका जो P है वो कैसा होगा, वो होगा आपका येलो और राउंड। कैसा होगा, येलो और राउंड। बताओ कोई दिक्कत, येलो और राउंड, कोई दिक्कत, ठीक है। पहला पौधा बन गया। अब आपको पता है कि भाई मेंडल भाई तो हमारी मोटिवेशनल वीडियो देख के आए, वो रुकेंगे नहीं। अब मेंडल ने बोला भाई मैं फिर से मल्टीप्लिकेशन करूंगा, फिर से मैं सेल्फ पॉलिनेट करूंगा। अब ये फिर से सेल्फ पॉलिनेट करेगा वाई वाई आर आर से, है ना, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन। अब यहां पर जो मल्टीप्लिकेशन है ना बेटा, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वो ध्यान से आप समझ लेना। और ये टेबल भी बेटा याद कर सको, अगर बनाना सीख लो तो अच्छी चीज है, नहीं बनाना है तो याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। देखो अब क्या करना होगा हमें, बहुत सिंपल प्रोसीजर है, एक बार फोकस से सुनोगे याद हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम पहले क्या करेंगे, देखना, हम इन दोनों का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहला जो हमारा स्टेप है, हम क्या करेंगे, पहला हम लेंगे बड़ा वाला y और बड़ा वाला r, मतलब हम ले लेंगे y r, ठीक है, y r। एक टेबल बनानी पड़ती है, ठीक है। एक टेबल, जैसे एक टेबल के जो कॉलम्स हैं उसमें आप लिखोगे और जो आपकी रोज है उनके आप लिखोगे। अब देखना, पहले हम क्या करेंगे, बड़ा वाला y ले लेंगे, बड़ा वाला y ले लेंगे, बड़ा वाला r ले लेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। अगले में हम क्या लिखेंगे, बड़ा वाला y ले लेंगे और उसके साथ स्मॉल वाला r ले लेंगे, ठीक है, ठीक है। अगले में हम क्या करेंगे, तीसरे में हम स्मॉल वाला y लेंगे, स्मॉल वाला y लेंगे, उसके साथ बड़ा वाला r ले लेंगे। अगले में हम क्या करेंगे, स्मॉल वाला y लेंगे और स्मॉल वाला r ले लेंगे। इस प्रकार से आपकी ये टेबल बनती है, जिसमें आप देख पा रहे होगे वाई आर वाई आर वाई आर वाई आर, ठीक है। और यहां पर भी सेम लिख दो, ऊपर भी सेम लिख दो। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हुए चलना है। मतलब यहां पर इससे इसका मल्टीप्लाई, फिर इससे इसका मल्टीप्लाई, यहां पर इससे इसका मल्टीप्लाई, यहां पर इससे इसका मल्टीप्लाई, यहां पर सिमिलरली इससे इसका मल्टीप्लाई इधर, इससे इसका इधर, इससे इसका इधर, इससे इसका इधर। ये पूरी टेबल है। तो जब हम दो कैरेक्टर्स को पढ़ रहे हैं ना, तो उसके अंदर आप देख सकते हो 16 अलग प्रकार के 16 डिफरेंट प्लांट हमारे बन के आ गए। 16 अलग अलग प्लांट आ गए। पिछले क्लास के अंदर मोनो हाइब्रिड के अंदर केवल 4 बने थे, बट इस F2 जनरेशन के अंदर हमारे ओवरऑल 16 अलग अलग प्लांट्स बन के आए हैं। टेबल बनाना सीख लो, क्या करना होता है, F1 जनरेशन बनाना तुम सीख गए। F1 जनरेशन एक उठाया मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब जब इनका सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो आपको एक टेबल बनानी है। टेबल में क्या करना है कि भाई इसका y उठाया, पहले इसका y उठाया, इसका r उठाया, लिख लिया। ये y उठाया, ये r उठाया, लिख लिया। स्मॉल वाला y उठाया, बड़ा वाला r उठाया, लिख लिया। स्मॉल वाला y उठाया, छोटा वाला r उठाया, लिख लिया। ऐसे और सेम ऐसे लिख दो। अब इनको मल्टीप्लाई करते चलो, बस बस, ठीक है, बस। अब आप एक टेबल देख सकते हो। इस टेबल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर 9 जो है वो बनेंगे अपने येलो प्लस राउंड, येलो प्लस राउंड, है ना। बल्कि 3 जो है वो बन रहे हैं ग्रीन और राउंड, और आपके 3 बन रहे हैं येलो और रिंकल्ड, और आपके 1 बन रहा है ग्रीन और रिंकल्ड। तो ये है हमारा रेशियो। यहां पर आपका फिनोटाइपिक रेशियो होता है क्या, 9:3:3:3:1, 9:3:3:3:1 यहां पर दे भी रखा होगा। देखो फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:3:1, ठीक है। यहां पर काट लेना, ये अपना है F2 जनरेशन का, है ना, F2 जनरेशन का याद रखेंगे, ठीक है, ठीक है। पता है, कोई दिक्कत। अगर कभी भी आपसे क्रॉस के बारे में बात करें, कभी भी आपसे बोले कि यार तुम एक बात बताओ, तुम ना मुझे, एक मिनट, क्या हो जाता है यहां पे, हाँ, अगर आपसे कोई भी सवाल पूछे कि डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात हो रही है, डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर आपका F2 जनरेशन में जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, क्या आप बता दोगे, 9:3:3:1, है ना। और अगर कोई बनाने को बोले, अगर 5 नंबर का सवाल आ जाए कि पूरा बनाकर बताओ, तो क्या बना दोगे, हाँ या ना बोलो। इसको एक बार रिवाइज करोगे, बेसिक मैथ है, हो जाएगा, बेसिक मैथ है, हो जाएगा। एक बार रिवाइज कर ले, ठीक है, बताएं, क्लियर, हाँ या ना बोलो। अरे जल्दी बोलते चलो यार, बताएं। क्लियर है ना। इस पे एक सवाल दिखा देता हूं जो कि पूछा गया है ऑलरेडी पहले। वो सवाल है ये, देखें, देखो,
अ ब्लू कलर फ्लावर प्लांट डोनेटेड बाय बीबी क्रॉस ब्रीड विद अ व्हाइट फ्लावर प्लांट डिनोटेड बाय स्मॉल बी। अगला क्या है, स्टेट द कलर ऑफ द फ्लावर यू एक्सपेक्ट इन देयर F1 जनरेशन। अरे ये तो बहुत सिंपल है, ये तो अपना मोनो हाइब्रिड है, डाई हाइब्रिड है ही नहीं। मोनो हाइब्रिड का कैसे बनाते हैं, ये प्रीवियस ईयर का सवाल है। देखो अब मैं क्या करूंगा, अपना क्या है बीबी था और एक क्या है स्मॉल बी है ना, एक इसका लिया एक इसकी लिया, मतलब क्या हो गया बी और बी है ना। तो आपका डोमिनेंट कौन सा है, बड़ा वाला, मतलब डोमिनेंट क्या है हमारा ब्लू कलर का फ्लावर है ना। जो भी बड़े लेटर से लिखा जाता है वो डोमिनेंट होता है। मतलब F1 जनरेशन के अंदर मुझे दिखेगा ब्लू कलर। अब मैं निकालता हूं F2 जनरेशन मेरे साथ निकालो। क्या करोगे, ये ले लो बीबी और ये इसको कर दो भैया मल्टीप्लाई कैसे करोगे, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई, तो पहला आ जाएगा बी और बी, फिर इसको बेटा इससे मल्टीप्लाई आ जाएगा बड़ा बी स्मॉल बी, अब इसको कर दो इससे मल्टीप्लाई, ये भी आ जाएगा बड़ा बी स्मॉल बी। मतलब स्मॉल बी को पहले भी लिख सकते थे बट कोई दिक्कत नहीं है, बड़े बी को पहले लिखोगे तो बढ़िया रहता है, ठीक है। ऐसे ही लिखते हैं, ऐसे ही हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगला क्या है, स्मॉल बी को स्मॉल बी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अपना लास्ट बन के आ गया, इसको यहां में लिख लेता हूं, नीचे लिख लेता हूं बी और बी, तो अपने 4 बन गए बेटा, 4 नोट कर लो, बी बी, ये बड़ा बी स्मॉल बी, ये बड़ा बी स्मॉल बी और लास्ट बी बी, ठीक है। ये हमने चारों के चारों बनाकर दिखा दिए है ना। अब सवाल देखते हैं क्या पूछा है। ए तो हमने बता ही दिया, दूसरा क्या है, व्हाट मस्ट बी द परसेंटेज ऑफ द व्हाइट फ्लावर इन F2 जनरेशन इफ फ्लावर ऑफ F1 प्लांट आर सेल्फ पॉलिनेटेड। मतलब हमसे ये पूछ रहा है कि जो व्हाइट फ्लावर है ना, व्हाइट फ्लावर, उनकी परसेंटेज कितनी होगी, व्हाइट फ्लावर की परसेंटेज कितनी होगी। अब देखो यहां पर 4 फ्लावर बने हैं, 4 के अंदर ब्लू कितने हैं, ये ब्लू है, क्योंकि बड़ा वाला बी तो ब्लू को रिप्रेजेंट कर रहा है ना बेटा। ये क्या है, ये भी बेटा ब्लू है ना, ये क्या है, ये भी ब्लू है। केवल और केवल एक व्हाइट बना है जो कि है ये, है ना, एक व्हाइट बना है। तो क्या आप बता सकते हो व्हाइट की परसेंटेज कितनी है। अरे खुद सोचो, बेसिक मैथ बेटा, बेसिक मैथ, कि भैया हमारे 4 फ्लावर बने ओवरऑल, उन 4 में से केवल एक ही व्हाइट है, 3 ब्लू हैं, तो इसकी परसेंटेज कितनी होगी बताओ। ऑब्वियस सी बात है, केवल और केवल 25%। इतनी मैथ तो आती होगी कि अगर 4 मेरे ओवरऑल फ्लावर हैं और सिर्फ एक व्हाइट है, 3 क्या है मेरे, 3 है मेरे ब्लू, तो ब्लू की परसेंटेज 75, व्हाइट की परसेंटेज 25। ओके हाँ है ना बेटा, चलिए आई होप ये क्लियर है, ठीक है। अगले में क्या पूछा है, स्टेट द एक्सपेक्टेड रेशियो ऑफ द जीनोटाइप ऑफ बीबी एंड बड़ा बी स्मॉल बी। जीनोटाइप रेशियो, बड़ा बी कितना है, 1, यह है 1, और बड़ा बी स्मॉल बी कितना है, 1 और 2, मतलब रेशियो होगा 1:2। पता है, अरे बोलो यार हाँ है ना फटाफट से, बड़ा सिंपल सवाल था, कोई दिक्कत, इस प्रकार का कोई भी सवाल आएगा कर दोगे। देखो एक चीज बता देता हूं, एक अच्छा नोट कर रहे हो क्या, नोट कर लो। इस चैप्टर में सवाल आपको मेजरली मेंडल के एक्सपेरिमेंट से ही मिलने वाले हैं, और अगर आपको मतलब डाई हाइब्रिड क्रॉस जो मैंने आपको बताया उसमें से सवाल कम आते हैं, ज्यादा सवाल ऐसे मोनो हाइब्रिड के आते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो अभी मैंने एक सवाल करके दिखाया, इसकी जितनी प्रैक्टिस कर सको कर लेना। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का सवाल आने की चांसेस 90% से भी ज्यादा हैं। इस प्रकार का सवाल आएगा जैसा मैंने आपको दिखाया है, और बहुत ज्यादा चांसेस है ऐसा सेम सवाल आ जाएगा, बस यहां पर हम फ्लावर की बात कर रहे हैं, वो कोई और ट्रेट की बात कर देगा, वो बोल देगा कि जो सीड है वो राउंड है, रिंकल्ड है, उसकी बात कर देगा, बस बिल्कुल सेम सवाल आएगा, ये गारंटेड, ठीक है। चलो अब वापिस आ जाते हैं, है ना। तो मेंडल की कहानी पे थे हम। अरे मेंडल ने क्या बोला, मेंडल हमारी मोटिवेशनल वीडियो देख के आया था और मेंडल ने बोला यार ठीक है, मैं तो यार मोनो हाइब्रिड भी कर दिया, डाई हाइब्रिड भी कर दिया। अब मेंडल के पास बहुत सारी नॉलेज आ गई। अब मेंडल ने बोला भाई इतनी मेहनत करी है तो ये 10वीं वालों बच्चों को 3 लॉ तो याद करवा दूं, 3 लॉ तो देके जाऊं। तो मैंने उनसे पूछा ठीक है यार 3 लॉ कौन कौन से दे दो, मैं बच्चों को पढ़ा दूंगा, आप टेंशन मत लो। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला पहला लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस। पहला लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस का लॉ क्या कहता है, ये बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो। लॉ ऑफ डोमिनेंस, सम एलील्स आर डोमिनेंट एंड कवर अप द रिसेसिव एलील्स। मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस ये बोलता है कि कुछ ऐसी एलील्स होती हैं जिनका जो नेचर है ना वो बहुत डोमिनेंट है, जैसे कि हमारा मिंटू लाल के पास बॉडी थी, वो डोमिनेंट था।
उसी प्रकार से कुछ ऐसी अलील्स होती हैं जो कि हमारी डोमिनेंट नेचर की होती हैं, जिनकी वजह से क्या होता है कि वो जो रिसेसिव वाली है ना अलील, उनके कैरेक्टर्स को शो नहीं करने देती वो। जैसे कि अगर ये जीनोटाइप है बड़ा टी स्मॉल टी, तो प्लांट कैसा होगा, टॉल। बट प्लांट के पास अलील तो स्मॉल वाली भी है, स्मॉल वाली अलील तो है, स्मॉल वाली अलील है ना, बट क्योंकि वो रिसेसिव है, इस वजह से प्लांट टॉल आया, इस वजह से प्लांट टॉल आया। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि कुछ अलील डोमिनेंट होती हैं, कुछ रिसेसिव होती हैं। जो डोमिनेंट वाली होती हैं वो क्या होती हैं, वो रिसेसिव से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती हैं, जिस वजह से जो आपका फाइनल प्लांट बन के आता है वो हमेशा डोमिनेंट की वजह से बन के आता है, ना कि रिसेसिव की मदद से। क्लियर क्लियर। लॉ ऑफ डोमिनेंस आसान भाषा के अंदर आपको समझा दिया है ना। ये नोट्स मैं आपको दे दूंगा बेटा टेलीग्राम के ऊपर, या तो मैं आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लो यार, उसमें अपडेट्स भी डालता रहता हूं। जैसे इंग्लिश के नोट्स आ रहे हैं, है ना। अच्छा मैंने रिवील कर दिया क्या, चलो कोई नहीं, इंग्लिश के नोट्स भी दे रहा हूं तुम्हें फ्री में, तो वो बहुत सारी चीज उसके अंदर मैं डालता रहता हूं। चलो ठीक है, ये होता है हमारे लॉ ऑफ डोमिनेंस। अगला लॉ देखते हैं। अब वापस से आए मेंडल जी ने बोला कि भाई एक लॉ और बताता हूं। मैंने कहा बताओ। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, सेग्रीगेशन का मतलब होता है बिछड़ना, सेपरेट होना, सेपरेट होना। चिंटूलाल अपनी महबूबा से सेग्रीगेट हो गया, सेपरेट हो गया, ठीक है। तो क्या होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है वो पढ़ते हैं। देखो, एन ऑर्गेनिज्म हैज टू अलील फॉर ईच जीन बट दे कैन ओनली पास ऑन वन। बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, जो आपके अलील होते हैं ना वो हमेशा पेयर में होते हैं, ठीक है। बट जब आपका हाइब्रिडेशन चल रहा होता है ना, जब आपका क्रॉस हाइब्रिड या फिर सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा होता है, उस समय पर केवल और केवल एक अलील आता है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं आपको, टी टी और ये टी है ना, इसको हम करा रहे हैं स्मॉल टी से। जब इन दोनों को हमने क्रॉस हाइब्रिड कराया तो इन दोनों में से केवल एक आया टी, और इन दोनों में से केवल एक आया स्मॉल टी, और ये दोनों मिलके क्या बना दिया, टी और टी, है ना। बताओ आए ना। तो मतलब होते तो अलील पेयर में, बट जब भी आपका प्रोसेस चलता है ना जीन्स का ट्रांसफर का, उस समय पर केवल एक अलील आगे आता है, एक अलील आगे आता है। जैसे कि इसका एक और एग्जांपल बता देता हूं। जैसे इसी का एग्जांपल आप ले लो, सेल्फ वाला ले लेते हैं, सेल्फ वाला ले लेते हैं। जो हम सेल्फ वाले को कैलकुलेट करते हैं ना F2 जनरेशन के लिए, याद आ रहा है, अभी पढ़ा है 10 मिनट पहले, F2 के लिए, तो हम क्या करते हैं, इसमें से इसको लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसमें से। मतलब ये वैसे तो पेयर में थे, बट हम क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअली इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आ गया समझ, इंडिविजुअली। पहला बनेगा टी और टी, इंडिविजुअली करा, फिर इसको इंडिविजुअली इससे मल्टीप्लाई करा। समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो मतलब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि वैसे तो हमारे एलील जो होते हैं भैया वो पेयर में, अच्छी उनकी दोस्ती है, बट क्या होता है, जब भी हमारे जीन्स का ट्रांसफर होता है उस समय पर वो अलील जो होते हैं अलग अलग जाते हैं, दोनों साथ में नहीं जाते। क्लियर, ये होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आगे बढ़ते हैं, अगला लॉ देखते हैं। अगला और आखिरी लॉ, और मैंने बोला हाथ जोड़ के मेंडल जी से बस करो यार, इतने सारे लॉ मत दो, बेचारे बच्चे परेशान हो जाते हैं यार आपके चक्कर में, थोड़ा सा दया करो। तो उन्होंने बोला ठीक है आखिरी लॉ बता के जाता हूं, और इंपॉर्टेंट लॉ बता के जाता हूं। मैंने कहा ठीक है बताओ। देखो, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब देखो असॉर्टमेंट का मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझो। असॉर्टमेंट का एक तरीके से मतलब होता है पेयर के अंदर, आप ये समझ लो पेयर के अंदर रहना। अब इसकी डेफिनेशन देखो, assortment of each pair of traits is independent of other। जब आपके अलील जो कि पेयर में हैं, जब वो ट्रांसफर हो रहे हैं, आपके जो ट्रेड्स हैं जब वो ट्रांसफर हो रहे हैं, ट्रेड्स आपके ट्रांसफर हो रहे हैं ना। मान लो एक आपका पौधा है, ठीक है, पी प्लांट, ठीक है, उसमें हम दो ट्रेड्स को स्टडी कर रहे हैं कि हमारा पौधा लॉन्ग भी है, टॉल है, और दूसरा हमारा कैरेक्टर हम ले रहे हैं कि उसके जो पी हैं वो राउंड है या फिर रिंकल्ड है। जब हम इन दो ट्रेड्स को एक साथ स्टडी करते हैं ना, हम इन दो ट्रेड्स को एक साथ स्टडी करते हैं, बट ये जो दो ट्रेड्स होते हैं ना वो इंडिपेंडेंटली यूज होते हैं, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। मुझे पता है तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ पाया, टेंशन मत लो, आसान भाषा के अंदर समझते हैं। डेफिनेशन तो हम वैसे भी नहीं पढ़ते। डेफिनेशन अगर आपको याद करनी है एग्जाम के लिए तो इतनी याद कर लेना, असॉर्टमेंट ऑफ ईच पेयर ऑफ ट्रेड्स इज इंडिपेंडेंट टू द अदर, बस आप इतनी याद कर लो। अब समझते हैं हो क्या रहा है यहां पर। देखो मैंने क्या बोला, ट्रेड्स जो है वो इंडिपेंडेंट है, ट्रेड्स जो है वो इंडिपेंडेंट है। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं। देखो हमने यहां पर एक वो बनाया था, जब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस को पढ़ रहे थे उसके अंदर मैंने आपको बोला था राउंड रिंकल्ड ग्रीन और येलो, ग्रीन येलो सीड राउंड और रिंकल्ड, बात करी थी ना, YYRR, हाँ उसी के बारे में हम बात करते हैं।
तो जब इनका जब हम देखो, जब हमने F1 जनरेशन बनाई और F1 जनरेशन से जब हमने F2 जनरेशन बनाई ना, तो हम क्या कर रहे थे, हम करा रहे थे सेल्फ पॉलिनेशन। अब जो दो डिफरेंट ट्रेड्स है ना, जैसे कि एक ट्रेड क्या है कि सीड मेरी येलो होगी, दूसरा ट्रेड क्या है, दूसरा ट्रेड है कि मेरी जो सीड होगी वो राउंड होगी। ये दोनों ट्रेड्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। मतलब ऐसा कहीं फिक्स तो नहीं है ना कि जो आपकी ग्रीन कलर है वो राउंड सीड्स के साथ ही आएगा, या फिर आपका जो येलो कलर है वो आपके ग्रीन, मतलब आपका जो येलो कलर है वो रिंकल्ड के साथ ही आएगा। ऐसा कहीं फिक्स तो नहीं है ना, क्योंकि जब हमने F2 जनरेशन देखी तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि राउंड और येलो के 9 आए, रिंकल्ड और येलो के 3 आए, राउंड और ग्रीन के 3 आए, और रिंकल्ड ग्रीन के 1 आए। तो इसका क्या मतलब है कि जब दो ट्रेड्स की हम बात करते हैं तो दोनों ट्रेड्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते, वो दोनों अलग अलग काम करते हैं। जैसे कि दो दोस्त थे, चिंटूलाल मिंटूलाल, बहुत अच्छी दोस्ती थी, खाना भी एक साथ खाते थे, हर जगह एक साथ जाते थे, बट जब बारी आई स्कूल के एग्जाम्स की तो क्या दोनों एक शीट के अंदर आंसर लिख सकते हैं? नहीं, दोनों अलग अलग एग्जाम लिखते हैं, राइट। उसी प्रकार से जब हम दो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, दो कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर क्या होता है कि वो दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं, वो एक दूसरे से जुड़े नहीं हुए। वो ये नहीं बोलते कि भाई ग्रीन सीड मैं तो राउंड के साथ ही आऊंगा वरना तो तू तो मेरे साथ गद्दारी कर देगा, वो ऐसे नहीं बोलते। वो बोलते हैं ठीक है, राउंड ग्रीन के साथ भी जा सकता है, राउंड येलो के साथ भी जा सकता है, राउंड रिंकल्ड के साथ भी जा सकता है, कैसे भी हो सकता है, और वो हमने प्रूव करके यहां पर दिखा भी दिया था। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इस पे डेफिनेशन पे सवाल आता है और बच्चे इसको छोड़ के जाते हैं। क्यों छोड़ के जाते हैं? क्योंकि उनके ये कहानी समझ ही नहीं आती है। आई होप आपको एक कहानी समझ आ गई होगी। अगर आ गई है तो एक बार चैट सेक्शन के अंदर ओके लिख देना, ओ और के, ओके। चलिए बताएं, एकदम क्लियर। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, 3 लॉ पढ़ लिए। अब मैंने मेंडल जी के सामने हाथ जोड़ लिए, मैंने बोला मेंडल जी बस दया करो यार, दया करो, परेशान हो गया, मैं भी परेशान हो गया, बच्चे भी परेशान हो गए, अब और नहीं पढ़ाया जाएगा, है ना। तो मेंडल जी ने बोला ठीक है कर दी दया, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों को बोलना है तीनों लॉ याद कर लें, एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। तो तुम्हें इन तीनों लॉ को याद रखना है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, अपना सेग्रीगेशन का याद रखना है, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। कहीं पर भी कभी भी डेफिनेशन पूछ सकते हैं। तुम सड़कों के अंदर जा रहे हो, तुम मेट्रो के अंदर बैठे हो, किसी ने पूछ लिया अरे सुन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है, याद रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन है, यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर का, और इसका ना लोग आंसर नहीं दे पाते, है ना। इस वजह से इस सवाल को मैं यहां पर लेकर आया हूं। एक सवाल पूछा गया था कुछ साल पहले, हाउ डू ट्रेड्स गेट एक्सप्रेस्ड। अब बच्चे ना समझ नहीं पाते इस सवाल को, इसमें पूछ क्या रहा है, इसलिए सवाल का पूरा एक्सप्लेनेशन आज लेकर आया हूं। आपके जो ट्रेड्स होते हैं ना, ट्रेड्स क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स। सवाल के अंदर पूछा है आपके जो ट्रेड्स है ना वो एक्सप्रेस्ड कैसे होते हैं। एक्सप्रेस्ड का मतलब है कि जो ट्रेड्स का ट्रांसफर हो रहा है ना, अरे कुछ नहीं पूछ रहा, ट्रेड्स का जो ट्रांसफर हो रहा है ना पेरेंट से बच्चों के अंदर, वो कैसे हो रहा है। जब भी ये सवाल दिखे हाउ डू ट्रेड्स गेट एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस्ड का मतलब कुछ नहीं होता, एक्सप्रेस्ड का मतलब होता है कि ये ट्रांसफर कैसे हो रहा है, पूरा प्रोसीजर क्या है हमें वो बता दो। 3 नंबर के अंदर सवाल आया था, 80% बच्चे इसको गलत करके आए थे, इसलिए सवाल को लेकर आया हूं। ठीक है, देखो अब इसमें हमें क्या बताना है ना, इसमें हमें पूरा सिस्टम बताना पड़ेगा 3 नंबर के सवाल के अंदर कि ट्रेड्स कैसे जा रहे हैं। तो हमें पहले उन्हें समझाना पड़ेगा डीएनए क्या होता है, डीएनए के अंदर जीन्स क्या होती हैं। जीन्स होता है आपका फंक्शनल यूनिट, है ना, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, ट्रेड्स को ट्रांसफर करते हैं। जीन्स के अंदर क्या होता है, अलील होता है, अलील इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ जीन्स, उस अलील की मदद से हम ट्रांसफर करते हैं। तो पूरा प्रोसीजर आपको समझाना पड़ेगा, थ्योरेटिकल टर्म्स के अंदर आपके लिए लिखकर लेकर आ गया हूं, नोट्स में आप पढ़ सकते हो, बाकी आपको समझा देता हूं। देखो पहले इसमें हमें समझाना है डीएनए क्या होता है, डीएनए के बाद हमें बताना है जीन क्या होता है ना। जीन ही होता है जिसकी मदद से हम अपने ट्रेड्स को पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर कर पाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब हमारा एक नया ऑफस्प्रिंग बनता है ना, एक नया बच्चा बनता है ना, तो उस समय पर क्या होता है, हमारा जो डीएनए है, जो हमारा डीएनए है, ये हमारा डीएनए है ना, ये डुप्लीकेट हो जाता है। क्या हो जाता है, ये डुप्लीकेट, ये दो में बढ़ जाता है ना, ये 2 डीएनए में बढ़ जाता है। और ये जो डुप्लीकेशन होता है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एरर्स होते हैं, और उस एरर्स की वजह से क्या होता है, वेरिएशन। शुरू में बताया था एरर्स की वजह से क्या होता है, वेरिएशन होता है। तो ये पूरा का पूरा आपको बता रखा है ना, ये पूरा का पूरा आपको यहां पर मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। उसके अलावा क्या है, जैसे जो आपका बच्चा होगा ना, उसमें एक जीन माता का भी आता है, एक जो आपका जीन होता है वो पिता का भी होता है। जैसे कि जब हम बात कर रहे हैं एक प्लांट है जिसका जीनोटाइप है ये, इसका जीनोटाइप है ये, तो इसका क्या मतलब है कि भैया इसके जो पापा थे वो थे टीटी, इसकी मम्मी थी टीटी,
ठीक है, एक आया इनका, एक आया इनका, एक आया इनका, एक आया इनका, तो बराबर फॉर्मेट में होते हैं। और जो बच्चा है वो किसके ट्रेड्स दिखाएगा, वो दिखाएगा डोमिनेंट वाले के ट्रेड्स। वो किसके दिखाएगा, डोमिनेंट वाले के। मतलब अगर इसको मैं समराइज करूं, अगर ये सवाल आपसे पूछता है हाउ ट्रेड्स गेट एक्सप्रेस, तो आपको क्या समझाना है, पहले आपको जीन्स बताना है, जीन्स क्या होता है। सेकंड आपको बताना है, मतलब आपको पहले डीएनए बताना है, डीएनए के अंदर जीन होता है, आपको ये बताना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या बताना है, जो आपका जीन्स है उसके अंदर अलील होता है। फिर आपको ये बताना है जब भी हम दो पेरेंट्स को लेते हैं तो उनके अंदर बराबर जीन्स ट्रांसफर होते हैं, आधे आधे जीन्स ट्रांसफर होते हैं। इस एग्जांपल की मदद से आपको समझाना है। उसके बाद आपको ये लिखना है पर जो जीन रिसेसिव होता है वो दबा रह जाता है, और जो डोमिनेंट होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, जो आपका बच्चा होता है वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है जो कि अपना डोमिनेंट होता है। ये पूरी साइकिल होती है कि ट्रेड्स कैसे एक्सप्रेस्ड होते हैं। ये सवाल मुझे नहीं लगता कोई यूट्यूब पे आपको बताता है, बट मैं इस सवाल को लेकर आया क्योंकि मैंने सोचा कि अगर सवाल पूछ लिया 80% बच्चे गलत करेंगे, बट तुम जो इस लेक्चर को देखकर जा रहे हो तुम एकदम सही लिख कर आओगे, ठीक है। नोट्स में बाकी पढ़ लेना सब। चलिए अब इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं, जो कि है सेक्स डिटर्मिनेशन। करें शुरू, क्या कहते हो, कैसा चल रहा है जोश भाई? अरे एक बार जोश मीटर कमेंट कर दो, एक बार मैं पानी पी लूं, जोश मीटर कमेंट करो फटाफट। जोश मीटर बढ़िया आ जाए। देखो सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच sex of an individual is decided or determined based on its genetic material composition is known as sex determination। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम एक ह्यूमन का हम ये बताने कि उसका सेक्स क्या होगा, वो मेल होगा या फीमेल होगा, वो हम कैसे बताएंगे, उस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। सबसे सिंपल टॉपिक है, इसका सवाल आने के चांसेस बहुत कम होती हैं, एक ही पोर्शन से सवाल आता है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे बढ़ते हैं। हाँ अब देखो हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं एक ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो 23 पेयर के अंदर होते हैं। किसके अंदर, 23 पेयर के अंदर, ठीक है। 23 पेयर्स के अंदर हमारे क्रोमोसोम्स मिलते हैं, ठीक है, 23 पेयर्स के अंदर। अब ध्यान से समझना, जो हमारे 22 पेयर्स होते हैं, अच्छा यहां पर काट लेना, यहां पर गलती हुई है बेटा, इन दोनों को काट लो, मिसप्रिंट है। ये जो है ये है ऑटोसोम्स और ये है हमारे सेक्स क्रोमोसोम। अरे भैया मिसप्रिंट कर दिया, बताओ यार, इतना मतलब बताओ, पीपीटी वालों ने ऐसे ऐसे मिसप्रिंट कर रहे हैं, बताओ क्या कहते हो? पीपीटी वालों की तनख्वाह काट ली जाए क्या? पीपीटी वालों की तनख्वाह काट ली जाएगा, 10 रुपए, बताओ 10 रुपए तनख्वाह काट लेते हैं ना, 10 रुपए काट लेंगे। चलो देखो अब समझना, ऑटोसोम्स क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम क्या होते हैं। ह्यूमन के अंदर 23 ओवरऑल आपके क्रोमोसोम्स हैं, उनमें जो 22 पेयर्स हैं, जो आपके 22 पेयर्स हैं, उनको हम बोलते हैं ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स क्या होते हैं, वो सारे क्रोमोसोम्स जो कि आपके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिसाइड करते हैं कि आपके हेयर्स कैसे होंगे, आपके आईज कैसे होंगे, आपके हाथ कैसे होंगे, आपके हाइट, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोसोम्स। और एक पेयर होता है हमारा सेक्स क्रोमोसोम। ये जो सेक्स क्रोमोसोम होता है ये डिसाइड करता है कि आप लड़के होगे या ये लड़की होगा, ठीक है। इसके ऊपर एक सवाल जो पूछा जा सकता है वो होता है डिफरेंस बिटवीन ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम्स। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो अब ये समझ लो, chromosomes that are not really involved in determining sex are called autosomes। जबकि वो क्रोमोसोम्स जिनकी वजह से हम सेक्स को डिटरमाइन कर पा रहे हैं वो क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। अगला देखते हैं, मेल एंड फीमेल हैव सिमिलर ट्रेट्स। मेल और फीमेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, जो आपके 22 क्रोमोसोम्स हम बोल रहे हैं, ऑटोसोम्स जो हम बोल रहे हैं, ये सेम होते हैं, मेल और फीमेल के अंदर ऑलमोस्ट सेम होते हैं, ठीक है। बट जो हम बात करते हैं सेक्स क्रोमोसोम की, तो मेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम है वो क्या है, वो होता है आपका XY, और फीमेल के अंदर होता है XX, ठीक है। ये एक तरीके से कोडवर्ड है, आप कोडवर्ड की तरह याद कर सकते हो कि जो आपका मेल है उसका जो सेक्स क्रोमोसोम है, आपको मैंने बताया था क्रोमोसोम हमेशा पेयर के अंदर मिलते हैं, ठीक है। तो जो उसका जो सेक्स क्रोमोसोम है ना मेल के अंदर, वो उसके जो दो एलील है वो क्या है, एक है अपना X, एक है अपना Y, ठीक है, आप ऐसे समझ लो। और जो फीमेल है उनके अंदर है X और X दोनों सेम है, इस चीज को याद रखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, इन ह्यूमन देयर आर यूजुअली 44 और 22 पेयर्स, मतलब 22 पेयर्स होते हैं ऑटोसोम्स के, जबकि सेक्स क्रोमोसोम केवल एक पेयर के होते हैं इंसान के अंदर, हर एक ह्यूमन के अंदर 1 पेयर होते हैं, मेल के अंदर XY, फीमेल के अंदर XX। सवाल कहां से पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन ऑटोसोम एंड सेक्स क्रोमोसोम। मेल के अंदर कौन से सेक्स क्रोमोसोम है, XY, फीमेल के अंदर XX। आगे बढ़ते हैं, एकदम बढ़िया। अब समझ लो, एक सिंपल सी थ्योरी समझ लो, आ जाओ, बड़ा सिंपल टॉपिक यार। देखो
बड़ा सिंपल। जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे प्लांट्स में, अब हम वो ह्यूमन के अंदर पढ़ रहे हैं, कुछ भी नहीं है। अरे यार देखो यार, देखो ये मेल है, इसके पास क्या क्रोमोसोम है, इसके पास है XY क्रोमोसोम। ये फीमेल है, इसके पास है XX क्रोमोसोम, है ना। अब ये दोनों ने रिप्रोडक्शन करा, फर्टिलाइजेशन हुआ। मैंने आपको क्या बताया था, क्रोमोसोम्स, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन याद करो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन याद करो फटाफट। क्या होता था, अलील जो होती थी वो ब्रेक हो जाती थी और वो एक एक करके मल्टीप्लाई होती थी। याद करो, याद करो, टॉल टॉल, जब हम इनको मल्टीप्लाई करते थे टॉल 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 को, तो एक टॉल मल्टीप्लाई होता था इससे, फिर ये होता था इससे, ऐसे अकेले अकेले। सिमिलरली ह्यूमन के केस में भी ऐसे ही होगा, जब ये दोनों रिप्रोड्यूस करेंगे तो हमारे पास है एक XY और एक है हमारे पास मल्टीप्लाई में XX, ठीक है, XX। अब देखो फीमेल के पास तो दोनों XX हैं, तो ये तो अपना एक क्रोमोसोम दे, फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि इनके पास तो दोनों X हैं, दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो इनसे हम एक ले लेते हैं, इनसे हम एक ले लेते हैं जो कि है मेरा X, ठीक है, और मेल से हम ले रहे हैं XY, मेल से हम ले रहे हैं XY, ठीक है। अब ये जो X है बेटा ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो X है, पेन, ये पेन विजिबल है क्या, एक बार बताओ, विजिबल है, हाँ, ये जो X है, ये X अगर ये फीमेल वाले X से मिल गया तो ये क्या बनाएंगे, XX, दोनों XX बनाएंगे, ठीक है। और अगर ये Y इस X से मिल गया, फीमेल वाले X से मिल गया, तो क्या बनाएंगे, XY, ये क्या बनाएंगे, XY। तो दो केसेस बनते हैं यहां पर, एक केस है XX, एक केस है XY। जब भी आपका XX वाला केस होता है तो हमेशा फीमेल बनती है, और जब आपका XY वाला केस होता है तो हमेशा जो बच्चा है वो क्या होता है, वो मेल होता है। बड़ा सिंपल है, मेल के पास XY है, फीमेल के पास XX है, फीमेल के दोनों सेम है तो उनसे एक X ले लिया, और जो मेल के XY है उनके हम X और Y को दोनों को हमने अलग अलग कर लिया। अब एक X पहले X से मल्टीप्लाई होगा, फिर एक X एक Y से मल्टीप्लाई होगा। अगर XX बन गया तो फीमेल, अगर XY बन गया तो मेल, है ना। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो मेल होते हैं ना, जो मेल हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं कि जो बच्चा है वो लड़का होगा या लड़की होगी, क्योंकि फीमेल के पास तो देखो XX है, उनके पास कुछ अलग नहीं है, उनके पास तो XX क्रोमोसोम है, बट मेल के पास X या Y है, तो डिपेंड करेगा मेल का कौन सा क्रोमोसोम जाता है, X जाएगा या Y जाएगा, X जाएगा या Y जाएगा। तो आपने देखा होगा ना ऐसे पुरानी पिक्चरों में, आजकल गांव के अंदर भी होता है, अभी भी होता ही है कि फीमेल को बोला जाता है कि अगर कहीं पर कोई लड़की पैदा हो जाती है तो बोला जाता है कि फीमेल को कि उसकी वजह से लड़की पैदा हुई है, बट ये बिल्कुल झूठ है। उनको साइंस पढ़ाओ, उनको साइंस पढ़ाओ, रिस्पॉन्सिबल तो मेल होते हैं, क्योंकि मेल के पास XY क्रोमोसोम है, फीमेल के पास तो XX ही है। मेल रिस्पॉन्सिबल है, लड़का हो गया लड़की होगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, मेल की। अगर X क्रोमोसोम आएगा तो फीमेल, अगर Y आएगा तो मेल, तो रिस्पॉन्सिबल कौन है, मेल। याद रखेंगे, अपने घर वालों को भी आज बता देना कि रिस्पॉन्सिबल कौन है, रिस्पॉन्सिबल है मेल। क्यों, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल इसलिए है क्योंकि मेल के पास XY क्रोमोसोम होता है, फीमेल के पास तो XX ही होता है। चलिए बहुत बढ़िया। अब इस केस के अंदर अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, सवाल मेरा यह है कि ये हमने फाइनली निकाल दिया, तो हमारा मेल और फीमेल का हमारा फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, बताओ क्या होगा, 1:1। क्यों, क्योंकि एक मेल बन रहा है एक फीमेल बन रही है, तो हमारा रेशियो क्या आ रहा है, 1:1 विल बी क्या, फिनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक रेशियो का 1:1 याद रखेंगे। कहीं पर भी अगर पूछ लेता है कि ह्यूमंस के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आपका फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, वो होगा हमेशा 1:1। आई होप यहां तक एकदम क्लियर है। बताओ फटाफट से आगे बढ़े। तो यहां पर आपका जो पूरा चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। ये आपका लास्ट टॉपिक था, है ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मैंने बता दिया, मेंडल और आपका जो सेक्स का था, ये वाला जो आपका था डिटर्मिनेशन, ये भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा सवाल नहीं आते, बट मेंडल जो है, मेंडल जी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंडल को याद रखना, मेंडल भूले दुर्घटना घट जाएगी। चलो फटाफट से चैप्टर को खत्म करते हैं। कितना समय हो गया, कितना समय हो गया, चलो 10 मिनट में मैक्सिमम चैप्टर को खत्म करते हैं, ठीक है। आ जाओ कुछ सवाल देख लेते हैं, ये जो सवाल हमारे बोर्ड के अंदर पूछे जा सकते हैं, और इन सवाल की बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपके पेपर के अंदर आपको दिखेंगे। बेटा ये बंद कर दो ना, ये सब करना, ये चैट्स वैट्स करना एक तो तुम बंद करा करो, है ना। कितनी बार तुमसे बोला है ये सब करना बंद कर दो। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं यार, इतनी पढ़ाई करो, इतनी मेहनत करो कि आज जिन लोगों ने आपको शायद ब्लॉक कर रखा है, आपको कुछ लोग आज इग्नोर करते होंगे, इतनी मेहनत करनी है कि आज से 4-5 साल बाद वो लोग आपको सर्च कर करके आपको फॉलो कर रहे हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे, है ना। आज इंस्टाग्राम नहीं चलाओगे कुछ नहीं बिगड़ेगा, बट एक ऐसी इमेज बना लो, एक ऐसे इंसान बन जाओ कि कुछ साल बाद लोग आ रहे हैं और वो आपको सर्च कर रहे हैं, अरे यार ये तो मेरा दोस्त हुआ करता था उस समय पर। ऐसे करना चाहिए लोगों को, है ना।
ऐसे करना चाहिए। मेरे साथ भी बहुत हुआ था यार, पहले लोग बात नहीं करते थे, बट आज के समय पर वही लोग क्या करते हैं, सर्च करते हैं, इंस्टाग्राम पे आईडी को फॉलो कर रहे हैं और अपने दोस्तों को बताते हैं कि यार ये जो है ना, ये मेरा दोस्त हुआ करता था स्कूल के टाइम पे। तो लोग बदलते हैं यार, बट उसके लिए तुम्हें पहले सक्सेसफुल होना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी। आ जाओ, व्हाट इज डाइहाइब्रिड रेशियो। डाइहाइब्रिड के अंदर आपका क्या फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, अब बता दो। एबीसीडी के अंदर क्या होता है बताएं, ये आपको बार बार बताया था, क्या 9 रेशियो, क्या 9 रेशियो 3 रेशियो 3 रेशियो 1। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, इफ अ राउंड ग्रीन सीड पी प्लांट RRYY is crossed with wrinkled yellow seed RRYY, the seed produced in F1 जनरेशन। बताओ बताओ, F1 जनरेशन की बात कर रहा है, F2 की पूछ ही नहीं रहा, क्योंकि F2 तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। F1 जनरेशन कैसे निकालेंगे, देखो मैंने क्या बोला था, इसका एक R ले लो, इसका एक Y ले लो, R और Y ले लो, है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दो, एक स्मॉल r और एक बड़े वाले Y से, ठीक है। फाइनल क्या बनेगा, फाइनल हमारा बनेगा बड़ा R छोटा r, है ना, और बड़ा Y छोटा y, ये हमारा फाइनल बन जाता है, ठीक है। एक चीज याद रखना, बड़े वाले जो होते हैं, डोमिनेंट जो होते हैं, उनको हमेशा आगे लिखना। जैसे मैं देखो पहले बड़े वाले आर को लिख रहा हूं, फिर छोटे वाले को, मैं पहले बड़े वाले वाई को लिख रहा हूं, फिर छोटे वाले को, ये लिखने का तरीका होता है। डोमिनेंट वाले को हमेशा हम पहले प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। अब ये हमारा फाइनल बन गया, तो बता दो भाई कैसा कलर होगा, बताओ जल्दी। पहला तो होगा वो राउंड, पहला तो होगा वो राउंड, ठीक है, और वो कैसा होगा, वो होगा हमारा येलो, राउंड एंड येलो बेटा, बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन। ऐसे सवाल आते हैं बच्चों से सवाल, तुम वैसे ही डरते हो यार, तुम वैसे ही डरते हो, है ना। अच्छा एक सवाल इंपॉर्टेंट है, देखो इस पे स्टार मार्क कर लेना। सवाल है डिफरेंस बिटवीन अलील्स एंड जीन्स। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वैसे सवाल ज्यादा पूछा नहीं गया है, बट पूछा जा सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है। अलील और जीन्स के अंदर, अलील क्या है, अलील इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ जीन्स, जीन का ही एक स्पेसिफिक टाइप है जिसको हम अलील बोलते हैं, पढ़ा है ना अभी, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अलील और जीन में क्या डिफरेंस होता है कि भैया जो मेरा अलील है वो एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ जीन है ना, वो एक कैरेक्टर बताता है कि टॉल है शॉर्ट है, वो बताता है, तो अलील के स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ जीन, ठीक है। तो इसके अंदर आपको मैंने बता रखा है एक इंपॉर्टेंट, आप ये भी याद कर सकते हो कि जो जीन्स होते हैं ना, वो कभी भी पेयर के अंदर नहीं होते, बट जो मेरे अलील्स होते हैं वो हमेशा पेयर के अंदर होते हैं। जैसे कि मैंने आपको ह्यूमंस के केस में बताया, XX XY, अलील क्या है, पेयर के अंदर, याद रखना। अलील्स हमेशा पेयर में, ये नॉन पेयर के अंदर। उसके अलावा क्या है, जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेड्स, जो भी आपके ट्रेड्स आ रहे हैं वो किसकी वजह से आ रहे हैं, जीन्स की वजह से आ रहे हैं। अलील्स क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अलील्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन इन विच गिवन ट्रेड कैन बी एक्सप्रेस्ड। ये कुछ डिफरेंस है, ये 3 डिफरेंस याद कर लेना। अगर अलील्स और जीन्स के अंदर ये डिफरेंस आ जाता है तो मैं बता देता हूं, आप अपनी क्लास में आज जाकर पूछ लेना, मैं गारंटी से बोलता हूं, आज अपनी स्कूल की क्लास में जाना, कोचिंग की क्लास में जाना और पूछ लेना, 80% लोग डिफरेंस नहीं बता पाएंगे अलील और जीन्स के अंदर, गारंटेड, गारंटेड बता देता हूं मैं। क्यों, क्योंकि पढ़ते ही नहीं है ये चीजों को, और यहीं से सवाल आ जाएगा और मिस कर दोगे, पर तुम पढ़ के जाओगे। चलो आ जाओ, अगला सवाल क्या है, डिफरेंस बिटवीन इनहेरिटेड एंड एक्वायर्ड ट्रेट। ये तो मैं आपको स्टार्टिंग में सबसे पहले यही कराया था। आगे बढ़ते हैं, हाउ डू मेंडल एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स में बी डोमिनेंट और रिसेसिव। हाँ ये सवाल देखो, इस प्रकार का सवाल पूछा गया बोर्ड के अंदर कि मेंडल ने कैसे बताया। अच्छा तुम्हें ये तो पता है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस होता है, बट लॉ ऑफ डोमिनेंस मेंडल ने कैसे प्रूव करा, ये बताओ। अब इसके अंदर आपको क्या कहानी लिख के आनी है, वही वाली कहानी कि एक उसने बड़ा पौधा लिया, पी प्लांट उसने लिया, एक लिया उसने टॉल, एक लिया उसने डॉर्फ। आपको पूरी कहानी एक्सप्लेन करके आनी है, वो वाली टी इंटू स्मॉल टी, फिर उसने बनाई F1 जनरेशन, फिर उसने बनाई F2 जनरेशन। उससे उसे यह पता चला कि जो अलील आपका डोमिनेंट है उसके कैरेक्टर्स शो होंगे, है ना। वो जो पूरी कहानी अभी आपको समझाई गई है, जो आपके पहले केस के अंदर, जो आपको मैंने मोनोहाइब्रिड केस के अंदर कहानी समझाई है, वो पूरी कहानी आपको यहां पर लिखकर आनी पड़ेगी। अगर आप उस कहानी को यहां पर लिखकर आते हो थ्योरेटिकल फॉर्म के अंदर, पूरे नंबर 3 में से 3 नंबर का सवाल आया था, 3 नंबर आपको पूरे मिलेंगे, ठीक है। मेंडल ने कैसे बताया, इस प्रकार से बताया, एक्सपेरिमेंट आपको एक्सप्लेन करना है, बस आगे देखते हैं। अच्छा ये वाला सवाल तो मैंने आपको करा ही दिया है ना, आई गेस ये सारी चीजें करा दी हैं। अरे वाह, ये तो थैंक यू हो गया भाई, बढ़िया बढ़िया भाई बढ़िया। इसी के साथ हमारा प्यारा 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 चैप्टर खत्म हो गया है, हेरिडिटी, इतने कम समय के अंदर, है ना, 1 घंटा कुछ हुआ है और उसमें भी आपको खत्म करा दिया। बताओ इससे छोटे में मैं क्या कराऊं तुम्हें, इतने बड़े बड़े चैप्टर तुम्हें यूं करा देते हैं, चुटकियों में करा देते हैं, और साथ साथ में प्यार तरीके से पढ़ाते हैं, मोटिवेशन भी देते रहते हैं, मजाक भी करते रहते हैं ना। आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी। अगर समझ आई है तो क्या करना है, सब्सक्राइब के लिए मैं बोलता ही नहीं, क्या बोलता हूं मैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो। क्यों, क्योंकि होता क्या है ना यार,
मुझे पता है, मैं बच्चों से बात करता हूं डेली, और मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो कि ना मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, बट ना वो अपने टीचर से समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि टीचर्स जो होते हैं आपके कोचिंग के, स्कूल के, वो बड़े पुराने जमाने के तरीके से समझाते हैं। बट मैं आपसे बात करता हूं, मुझे पता है कि आप कैसे आसान आपके दिमाग के अंदर कैसे फिट कराना है, तो इसलिए मैं आसान भाषा के अंदर आपको समझा देता हूं सारी चीजें, है ना। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, है ना। उसके अलावा नोट्स आपको मिल जाएंगे। अगला चैप्टर अगर आपको रिप्रोडक्शन वाला चाहिए तो आप कमेंट में लिख देना, है ना। और एक प्लेलिस्ट पड़ी है साइंस की, उसमें आपको सारे साइंस के चैप्टर्स मिल जाएंगे इसी चैनल के ऊपर, आप सारे जाकर देख सकते हो, है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पढ़ाई करो, एग्जाम नजदीक आ चुके हैं, पूरी जी जान लगा देनी है, अपना बेस्ट लगा देना है। और वो याद रखना, क्या लाइन, कौन सी लाइन? मुस्कुराएं हमेशा छुपाए गम, मुस्कुराएं हमेशा छुपाए गम, तुम्हें तो वक्त बताएगा कौन है हम। लाइन याद रखेंगे। इसके साथ शुक्रिया एवरीवन, टेक केयर, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। चलिए बाय 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 बाय, चलिए बाय।